वालेकुम। आप सब लोगों को खुशामदीद। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान का यौम आज़ादी, 76 यौम आज़ादी और 75 साल आज़ादी के। और हम हमेशा यही सोचते हैं, मतलब आई नो कि 75 साल हमारे आसान नहीं रहे, मुश्किल थे, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। और हमें ये याद रखना चाहिए, कंग्रेचुलेशन हमें अपने आप को इसलिए कहना चाहिए कि वी हैव मेड इट टू अनदर डे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बहुत बहुत मुबारक हो उन सब लोगों को जो पाकिस्तान में यौम आज़ादी मना रहे हैं या जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और पाकिस्तान से अब्रॉड। जब भी हम यौम आज़ादी या जश्न आज़ादी की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को लेकर आए जिनकी बहुत यूनिक हो या यूनिक खिदमात हो। और आज भी हमारे पास ऐसे ही एक गेस्ट हैं। चाहे यौम आज़ादी हो, चाहे यौम इस्तकलाल हो, चाहे हमारा डिफेंस डे हो, हमारे मिली नगमों के बगैर हमारी आज़ादी हो, हमारा कोई भी जश्न हो कौमी, वो मुकम्मल नहीं होता। और आज हमारे पास जो शख्सियत है वो एक जर्नलिस्ट भी है, एक ब्रॉडकास्टर भी है, कॉलमिनिस्ट भी है। वो पाकिस्तान के पहले ऐसी शख्सियत है या पहले एक साहब है जिनके पास इतने बड़े जखायर हैं मिली नगमों के। इनके पास क्यों है, इनको क्यों इतना शौक है और क्या जरूरत पेश आई है, हम सब इनसे बात करेंगे। प्लीज खुश आमदीद करते हैं अफसार अहमद को। अफसार, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा। सबसे पहले तो आप सबको और जो जो हमें देख रहे हैं उन सबको पाकिस्तान का 75वां यौम तख्लीक बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन इसलिए अहम भी है कि कल हम अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। और मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है क्रिएट हुआ है, इंडिया लिबरेट हुआ है, तो हम इसलिए जश्न आज़ादी के साथ साथ यौम तख्लीक भी इसे कहें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अफसार, थोड़ा जरा अपना भी बताइए। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप पेशे के एतबार से जर्नलिस्ट हैं, लेकिन फिर आपकी एक बड़ी आपकी किताब भी है मिली नगमों के, पाकिस्तान के मिली नगमों के लिए। और अहद बा अहद आपने है, वो किताब मैंने पूरी नहीं पढ़ी, बट आई जस्ट मेड अ लुक एंड देन आई थॉट कि आपकी जो खिदमात है उनको जरूर पहले रिकग्नाइज करना चाहिए। तो जरा मुझे बताइए कि आप बाय प्रोफेशन आप शायद जर्नलिस्ट हैं, इज दैट करेक्ट? जी जी बिल्कुल। मैं सहाफ़ी हूँ और ब्रॉडकास्टर हूँ। रेडियो और टेलीविज़न पर अक्सर सही। लोग देखते रहते हैं, जानते हैं। मैं स्क्रिप्ट के शोबे से भी वाबस्ता हूँ। नग़्मा निगार भी हूँ। पाकिस्तान के 26 मिल्ली नग़्मे लिखे हैं जो माशाल्लाह। मौसीक़ी से हमकनार होकर मशहूर हो चुके हैं रेडियो और टेलीविज़न पर। और सोशल मीडिया पर भी बहुत नग़्मे हैं ऐसे कि वो आप सुनते हैं और बच्चे उन पर टैबलोज़ भी करते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये। और बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल यौम तख़लीक़ पाकिस्तान यानी जश्न आज़ादी को जब डायमंड जुबली साल मनाया जा रहा है, तो इसका पहला मिल्ली नग़्मा पाकिस्तान की किसी भी नशरी इदारे की जानिब से पाकिस्तान की डायमंड जुबली का पहला मिल्ली नग़्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा, जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर अनवर रफ़ी और साथियों ने इसे गाया। सज्जाद ताफ़ू जैसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर इसके मौसीक़ार हैं और इसे पेश करने में जो पेश रहीं, जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ, रेडियो पाकिस्तान लाहौर की स्टेशन डायरेक्टर मोहतरमा नज़ाकत शिकला साहिबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रेडियो पाकिस्तान लाहौर जो कि जिसने पाकिस्तान का पहला मिल्ली नग़्मा बनाया, उसने 75वीं आज़ादी का भी नग़्मा बनाकर पहल की। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसे लिखने का एज़ाज़ मुझे हासिल हुआ है। तो ये जबरदस्त, है। जबरदस्त। तो आप बाय आपने क्या किस चीज में मास्टर्स किया था, या क्या आपकी आपकी एजुकेशन क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बार चैलेंज किया कि आपने कुछ और से भी बनना अमूमन होता है कि आपने आगाज़ कैसे किया और ये सारी चीज़ें। तो जनाब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कराची से मैंने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इस्लामी तारीख़ में असनाद ली हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी इसमें जो है अब मैं पाकिस्तानी स्टडीज़ में मज़ीद मास्टर करके इंशाअल्लाह मास्टर्स की सनद हासिल करने के बाद मिल्ली नग़्मों में ही मेरा पीएचडी का इरादा भी है, बल्कि वकालत जबरदस्त। तो मेरी तैयार है। बाकी इंशाअल्लाह। अच्छा, मैंने अब सारी इसलिए पूछा सवाल, अमूमन आपसे लोग ये अब नहीं करते होंगे क्योंकि आपकी जो जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा आउटशाइन करती है कि हु आर यू। लेकिन ये इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि एक आदमी जिसका जिस तरह आपने बताया इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपने अपनी आपकी डिग्री, आपने इस्लाम में भी आपकी जो है वो आपका मजमून रहा है। सो व्हाट मेड यू कम टुवर्ड्स मिली नगमे की तरफ क्यों आए? फिर आपको आपने कहा कि आप ब्रॉडकास्टर भी हैं, साथ साथ आप सहाफ़ी भी हैं। तो सहाफ़ी तो आजकल हमें पता है कि सहाफ़ी जो है, सहाफ़त का तो जो काम है वो हम सबको पता है। फिर वो तनकीदी काम होता है, तनकीदी बराए इस्लाह हो या तनकीद बराए तनकीद हो। लेकिन बेसिकली सहाफ़ी तो हमारे सहाफ़त तो हमारी एक हमारा एक सतून है। लेकिन आपको क्या ज़रूरत पेश आई मिली नगमों के हवाले से? ये सवाल जो है ना बहुत अच्छा सवाल आपका है। मगर बात ये है कि
वजह यह है कि सहाफत तो देखें मेरा शोबा है, हम्म। मिली नगमा मेरा जज्बा है। जब अच्छा। मैंने सहाफत को क्या भी मैट्रिक भी नहीं किया था, जब मैं 8 साल का था और मैं प्राइमरी जमात में पढ़ता था, मिली नगमों का शौक तो और शौक तो उस वजह से उस वक्त से है। और ये वक्त के साथ साथ बजाय कम होने के लोगों को शौक होता है। कहते हैं ना, हमें बचपन में ये शौक था, उसके बाद वो खत्म हो गया, ऐसा होता है ना। मगर ये हम्म। शौक परवान चढ़ता रहा। और सहाफत में भी मैं जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत आया। और यही मैंने, क्योंकि मेरे वालिद साहिब अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला उन्हें तरीक़ रहमत करे, वो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी थे और पाकिस्तान के मोतबर अखबारात और जराइद में बतौर एडिटर रहे। अबू ज़र अहमद जो कि ए फरीदी के नाम से सहाफ़ती हलकों में मशहूर हैं। तो घर में तो ये एक सहाफ़त का मेरे दादा सहाफ़ी, मगर सब के अच्छा। सब मुहिब्बे वतन, मुहिब, तो इस वजह से ये शौक हुब्बुल वतनी की तवस्सुत से मेरे पास आया। और मैं कहता हूँ, देखें सहाफ़त को अगर हमने हकीकी सहाफ़त में, अगर हमने सहाफ़त की स्वाद से भी वाकिफ़ हो गए ना, तो हम मुहिब्बे वतन भी होंगे, मुहिब्बे कौम भी होंगे, मुहिब्बे दीन भी होंगे। तो ये वजह है कि बजाय कि आप जैसे आजकल वाले ब्लैकमेलर कहलाते हैं, जैसे कहते हैं, बड़ी मशहूर बात है। मुझसे जब मैं सहाफ़त के शोबे में आया था, तो एक बहुत बड़े सहाफ़ी पाकिस्तान के, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम भी करते हैं। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मुझसे कहने लगे कि आप सहाफ़त के बारे में क्या जानते हैं? हालांकि मैं उस वक्त मैट्रिक क्लास में था, मैट्रिक का, सॉरी, मैंने एग्ज़ाम दे दिया था और मैं एक इंटर्नशिप करने गया था। तो मैंने कहा, सर बात यह है, आपको हकीकी डेफिनेशन बताऊं या पाकिस्तान में मुरब्बिजा हकीकी तारीफ बताऊं या मैं किताबी बताऊं? ये क्या होता है भाई, किताबी और हकीकी? मैंने कहा, सर बात यही होती है कि पाकिस्तान में मशहूर यही है कि जितने व्हाइट कॉलर ब्लैकमेलिंग का नाम सहाफत है, अमूमन यही कहा जाता है। तो बजाय सहाफत ने, देखे, तहरीक पाकिस्तान में बड़ा किरदार है सहाफत का। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को भी सहाफत की जानिब वो उनकी तवज्जो थी, यही वजह थी कि उन्होंने डॉन जैसा अखबार निकलवाया। फिर सरदार अब्दुल रब निश्तर, इतनी अजीम शख्सियत तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा, तो उन्होंने अपना सारा सरमाया बेचा। तो उन्होंने फिर नवाए वक्त का इजरा हुआ, फिर बहुत सारे अखबार आए, खास तौर पर इनकलाब अखबार, मौलाना गुलाम रसूल मेहर और अब्दुल मजीद सालिक जैसे मोतबर सहाफ़ी थे, वो निकाला करते थे। इसके अलावा जमींदार अखबार का बहुत बड़ा जी जी। कंट्रीब्यूशन है मौलाना सहाफत में, तो ये तो है। और फिर मगर क़याम पाकिस्तान के बाद सहाफत को जहाँ मजबूत होना चाहिए था, जहाँ पर लोगों की इस्लाह करनी चाहिए थी, अब सहाफत नहीं है। अब अक्सर क्या है, वो शोबिस बन गए। शोबिस बन गया कि आपका एक एंकर है, एंकर भी अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो कुछ दिनों बाद वो तजनीकार भी हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद सीनियर तजनीकार हो जाते हैं, क्योंकि आपको मिलना है, 2-3 साल होते हैं। ये हमारी बस सबीले तस्करा ये गुफ्तगू हो गई। वरना जो है, बस ये था कि सहाफत में शौक से आया कि मैं सब ये सोचता था कि कलम के जरिए अपने वतन का, अपने वतन की मोहब्बत का प्रचार करूं, अपने वतन के हीरोज का प्रचार करूं, और जहां जहां तक मेरा कलम जो है अपनी रोशनाई से हुब्बुल वतनी की कंदीलें जला सकता है, मैं जलाऊंगा। और यही सही वजह हो है, गया। यही जज्बा आज फरमा है। और मेरे प्रोग्राम्स जो मैंने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पे किए, तो हमेशा चाहे फनकारों पे पाकिस्तान के, चाहे वो अदाकार हों, गुलकार हों, कोई भी हो, उसके उनके अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, उसी को मैंने नुमाया किया। अब जैसे कोई गुलकार है, तो बेशक बहुत अच्छे उसने गाने गाए होंगे, मगर मेरा फोकस होता था कि मिल्ली नगमे, उनका कौन सा मिल्ली नगमा है और किस तरह उसने गाया, क्या याददाश्तें हैं। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि चाहे वो फिल्मी अदाकार ही क्यों ना हो, फिल्मी अदाकारा ही क्यों ना हो, उनके अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, उसको मैंने हमेशा नुमाया किया। तो यही है, यही चीज है जो आज भी। ये आपकी बहुत अच्छी तवील आपने बताई, बड़ा क्लियर आप थॉट के साथ हैं, कोई आपने जंपे नहीं लगाई हैं, यू न्यू व्हाट यू वर डूइंग। लेकिन इस क्लैरिटी, आपका माइंड में जो इतनी क्लैरिटी है, इसकी वजह क्या थी? मतलब आपकी, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई कि आप सार अहमद बने, फिर आप। जी बिस्मा, बस ये, जैसे आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है कि तरबियत देखें सबसे अहम चीज होती है। तरबियत ना हो तो तालीम बेकार है, ये हम सब जानते हैं। ये कहने के लिए एक लफ्ज है और जिसमें लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं, मगर उसकी गहराई और गिराई में जाएं तो वाकई हकीकत है। मेरे वालिद ने बचपन से, क्योंकि हमारे घर का माहौल इल्मी अदबी सहाफती माहौल है, और उसके अंदर साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा दीन, ये दो चीज़ें कार फरमा है।
तो मेरे वालिद साहिब ने हमेशा सबसे बढ़कर ये किया कि हमारी तरबियत बहुत अच्छी की। फिर मेरी वालिदा ने मतलब मुझे घर में, सबसे पहले लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले आपने कहाँ पढ़ा, तो कौन से स्कूल में, मैं कहता हूँ मैंने अपनी अम्मी से पढ़ा। मेरी अम्मी जो है वो किताबें मुझे पप्पा किताबें लाते थे, अम्मी मुझे घर में पढ़ाती थी। तो ये चीज थी। था जिस अच्छा, फिर दिलचस्प बात बताऊं, लोग बच्चे सुनते हैं ना टार्जन की कहानी, और मुख्तलिफ कहानियां होती हैं अलादीन की, और बहुत सारी, उस जमाने में हम तो छोटे थे तो ये सब चीजें चलती थी, कहानियां होती थी। तो अब मुझे तो इस जानिब कभी अट्रैक्शन नहीं हुई। हाँ, उन कहानियों में ना हमारे हीरो होते थे अजीज भट्टी शहीद, हमारे हीरो होते थे एम हमाला, हमारे हीरो होते थे राशिद मिन्हाज शहीद। बल्कि राशिद मिन्हाज शहीद के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने ये वाकया अपनी कजन से सुना, और जब उनसे सुना ना, ऐसा हो गया कि मैं अपने आप को राशिद मिन्हास ही महसूस करने लगा। एक अरसे तक मैं अपने आप को, मतलब मैं टहलता था और अपने आप को राशिद मिन्हास ही महसूस करता था, बल्कि मुझे महसूस होता था कि मैं जहाज के कॉकपिट के अंदर मौजूद, हम्म। और पता था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर जब कोई फौजी ड्रामा देख लिया, कोई मैं फौज को देख हाँ। लिया, उसके बाद फिर जज्बा होता था कि अब अच्छा, उस वक्त बचपन में, अब उम्र क्या है मेरी, 3 साल, अब पूरा मोहल्ला आता था, घ- रिश्तेदार आते थे, अब सार राशिद मिनास की कहानी सुना, और अब सार है कि वो बस वो कहानी सुना। जज्बा एक ऐसा जज्बा बिस्मा, मैं आपको क्या बताऊं, कि आज भी मैं उस जज्बे को सोचता हूं तो मैं उसी शहर में गिरफ्तार हो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि फिर क्या मतलब वो जज्बा होता था। और जो फिर ऐसा भी हुआ कि हमें पता चला जी कश्मीर में भारत ने कब्जा किया हुआ है, तो मैं टहलता रहता था और अपने जहन में विजुअलाइजेशन करता रहता था। ये मेरी उम्र है इस वक्त 4 से 5 साल, और मैं सोचता था कि मैं पाक फौज का हिस्सा बन गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, और कश्मीर हमने आजाद करा लिया, और मैं मौजूद हूँ कश्मीर में झंडा लहराने वाली फौज में। ये 5 साल का बच्चा है। ये जज्बा, आप यकीन करें, ये जज्बा लोग कहेंगे कि नामुमकिन सी बात है, मगर ये हकीकत है। आप मुझसे जो एफिलिएटेड लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर मेरे वालिद ने हमेशा स्कूलिंग की पे ज्यादा तवज्जो दी कि स्कूल अच्छा होना चाहिए। मेरे वालिद साहिब ने हमें ऐसी सोसाइटी दी, कराची के अंदर आपको पता है अनवाउ इकसाम के इलाके हैं, हर जगह के अपने मिजाज हैं। मेरे वालिद ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा बच्चा जो है वो गाली या कोई ऐसा इस्तेमाल करे जो खैर माया हो। तो बस यही जज्बा है, अल्लाह ताला मेरे वालिद को जन्नत नसीब करे, आमीन। तो उनकी तरबियत थी बिस्मा के, जब आप, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर बच्चे की, अगर आप तरबियत सही खतूत पे कर रहे हैं ना, बच्चा जहीन भी होगा, और जब जहानत होगी ना, और उसके के पास कोई एम होगा, कोई बड़ा एम, कोई दीनी जज्बा है, मिल्ली जज्बा है, कौमी जज्बा है, और उसके अंदर मोटिवेशन है, तो आप यकीन करें बच्चे की जो ग्रोथ है ना, वो बड़ी मुनफरिद होगी। फिर मेरे स्कूल का गया मोहल्ले के अंदर, फिर उसका स्कूल था हनीफिया पब्लिक स्कूल, यहाँ पर जो है बहुत अच्छा स्कूल है। मेरे वालिद ने मुझे मेरा जब दाखिला वहां करवाया, तो फिर वहां पर भी जो टीचर्स थे हमें ऐसे मिले, और वहां पे मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं अपने उस्ताद मोहतरम सर जुबैर हुसैन शेख का, जिन्होंने मुझे मतलब लिखने में बड़ा, बहुत उन्होंने मेरी मावनत की। और स्कूल से ही हमने सहाफत का आगाज भी कर दिया था। ये भी आपको दिलचस्प बात बताऊं ना, हमने स्कूल हम्म। में अखबार, मैंने अपने तौर पे, अब घर में एक सिलसिला होता था, स्कूल में एक चार्ट पे आवाज़े तलबा के नाम से अखबार निकाला, जो नोटिस बोर्ड पर आवेजा होता था। उसमें क्या होता था, मजे की बात ये थी कि एक दफा और उसमें क्लास की खबरें, स्कूल की खबरें होती थी। तो एक दफा एक टीचर ने क्लास में सबको ऐसी शदीद सरजनिश की, तो मैंने लीड लगाई, जमात चहारुम में, क्लास 4th में, जमात चहारुम में कश्मीर के मनाजिर, तलबा हम्म। पर शदीद तशद्दुद। और फिर वो नोटिस पे लगा होता था, पेरेंट्स भी आगे पढ़ रहे हैं, बाहर लोग के आके पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने, प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने वो उनको उखाड़ लिया। अब यकीन करें, फिर उसके बाद मैंने कहा आजादी सहाफत पर पाबंदी, आजादी सहाफत पर। फिर अच्छा हुआ क्या, अच्छा वो उस स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट था, तो उसको प्रिंसिपल की जानिब से कुछ ज्यादा ही जो उस पर तवज्जो थी। हुआ होता ये था, हमारे स्कूल के अंदर ना बड़े दिलचस्प, बहुत अच्छा स्कूल था तरबियत के लिहाज से। मॉनिटर बनने के लिए ना इलेक्शन होते थे, उसकी बाकायदा कैंपेन होती थी। तो इलेक्शन में मैं भारी अक्सरियत से जीत गया, मगर जो प्रिंसिपल फरहान मोइन साहिब थे, उन्होंने मुझे हटाकर उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को, जिशान नाम था, उसको मॉनिटर बना दिया।
अब मैंने कहा ये जमहूरियत पे शब खून मारा गया, मेरी हुकूमत बहाल की जाए। तो ये मतलब, और बजाय वो सर जुबैर ने या उन्होंने सरजनिश करने के, मेरे इस जज्बे को, इस क्रिएटिविटी को और उभारा। तो कहते थे ये तुम लीड बना रहे हो, यकीनन तुम्हारे वालिद तुम्हें बताते होंगे। जबकि मेरे वालिद को खबर तक नहीं थी कि अब सार ये कर रहा है स्कूल के अंदर। तो वो भी था कि आजादी सहाफत पर हमला, एक 4th क्लास का बच्चा है वो भी ये लिख रहा है। तो ये सारी चीजें थी इस तरह। और फिर वो स्कूल अखबार जब बहाल हो गया तो फिर हमने फिर यही के जो है अखबार बहाल हुआ तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं ये कुछ शराइत है। हमने कहा नहीं जनाब, जो ये है आजादी सहाफत में हम शराइत नहीं मानेंगे। तो ये अच्छा। भी होता रहा, ये चीजें थी। और बस फिर जज्बा हुब्बुल वतनी उस स्कूल के जरिए और फरोजा हुआ। सर जुबैर हुसैन शेख ने मेरी बड़ी बहुत हमेशा मेरी हौसला अफजाई की, और मैंने लिखने लिखाने का आगाज किया। फिर क्लास चाहरों में ही था मैंने महानामा क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेट का उस जमाने में 8 साल का था तो दो चीजों का शौक एक साथ हुआ था, एक मिल्ली नगमे का, एक क्रिकेट का। क्रिकेट का ऐसा कि मुझे मालूमात क्रिकेट की जमा करने का जुनून हुआ, खिलाड़ियों की तस्वीरें सारी होनी चाहिए मेरे पास। तो खिलाड़ियों की तस्वीरें जमा करता था, तो इसके लिए माहनामा क्रिकेटर नामी जो मैगजीन था उसका मैं बाजाब्ता रीडर बन गया। तो 1998 में फरवरी 1998 में पहली तहरीर मैंने माहनामा क्रिकेटर में लिखी थी। और मैं क्रिकेट का जो वो जो मैगजीन था वो छुपाता फिर रहा था कि कहीं वालिद ना देख लें, और वो देख लेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने डरते 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 अम्मी को बताया। अम्मी ने तो खैर खुश तो हुई, बहुत खुश हुई। और उन्होंने वालिद साहब को दे दिया कि अब सार की तहरीर है। अब मुझे यकीन करें बिस्मा, मुझे खौफ आ रहा है कि पापा अगर देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, और बहुत ठीक ठाक मुझे मेरी पिटाई भी होने वाली है। मगर मेरे पापा ने देखा तो बहुत खुश हुए। पापा ने कहा तुमने लिखा है? मैंने कहा जी पापा मैंने लिखा है। किसी से लिखवाया है? मैंने कहा नहीं, मेरी इसमें कौन सपोर्ट करेगा आपके अलावा, और आपको पता ही नहीं है। तो खैर वो तहरीर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वो पहली शाया हुई। उसके बाद मैंने महानामा क्रिकेटर में लिखना शुरू किया। तो महानामा क्रिकेटर की इंतजामिया समझती थी कि कोई अफसार अहमद, कोई उम्र का कोई कोई नौजवान होगा, कोई कोई उम्र दराज फर्द होगा, डेढ़ उम्र का होगा, मगर ये तो कोई बच्चा है, 4th क्लास का बच्चा है। तो अल्लाह का शुक्र है ये भी सिलसिला रहा। सही। तो बस ये सारे सिलसिले थे सहाफत में, समझे इस तरह से मतलब आना भी शुरू हुआ। मतलब सहाफत का ये रास्ता था। और फिर बच्चों के लिए भी लिखा, मगर साथ साथ मिली नौइयत के मजामीन मैंने हमेशा लिखे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज भी जो मैंने अमूमन बनाई हैं तो वो मिली नौइयत की ज्यादा होती हैं। फिर मिली नगमों मैंने डॉक्यूमेंट्री के उसमें कालिब में ढालने की कोशिश सही। की। तो पाकिस्तान पर मैंने कौमी नगमों पे पहली मरतबा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जो अभी भी अक्सर आप देखते रहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन पर। जबरदस्त। अच्छा, अब सार ये तो आपने बड़ी दिलचस्प बताई। जाहिर है सहाफत आपके खून में है, दादा भी फिर वालिद भी, लेकिन जाहिर है आपकी अपनी भी एक जस्तजू थी जिसके बाद आपने इस तरह से अपने जो इंसिडेंट्स हुए क्लास के अंदर तो आप उनको लिखते रहे। तो उर्दू आपकी बचपन से इतनी अच्छी थी? अब बस उर्दू तो देखें हमारी कौमी जबान है, हाँ। चाहे किसी की जबान हो या ना हो, कौमी जबान तो है लेकिन ये कौमी अल्हम्दुलिल्लाह। जुबान खुद ही बेचारी अपनी जगह बनाने में लगी रहती है ना, यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर उसको ही तो जगह बनाने में बड़ा मुश्किल पेश आती है। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि बचपन से ही उर्दू आपकी, जब आपने बताया कि आपने ये आर्टिकल लिखा कि कश्मीर का वाला जो आपने 4th ग्रेड में लिखा, तो ऐसे ही थी आपकी उर्दू बचपन से ही? बस मैं अमूमन लोग ये कहते हैं जो मुझसे मिलने वाले होते हैं, शायद तुम ऐसे कह रहे होते हो जैसे कोई प्रज्ञान कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि मेरा उम्मी अंदाज ही यही है। मैं क्या करूँ, हाँ। मेरा उमूमी अंदाज ही यही है। बल्कि हम्म। मेरे उस सर जुबैर हुसैन शेख उन्होंने हमें उर्दू पढ़ाई बहुत अच्छी, और कवायद व जवाबित के साथ पढ़ाई। और कवायद सही। के जो भी मतलब जो कवायद हैं वो हमें अजबर करवाए। और फिर उसको होता क्या है, जब हम कोई भी जबान सीखे ना, मैं बात कहता हूँ कि मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कभी भी नहीं। मुश्किल लफ्ज आपकी काबिलियत के जामिन नहीं है। हमेशा जब भी गुफ्तगू करें, जब भी जबान इस्तेमाल सही। करें, मुश्किल नहीं बल्कि मयारी होनी चाहिए। उमूमी ना हो बल्कि आमियाना ना सही। हो। सही। जब मयारी हो, मयारी के लिए ये होता है कि आपका मुताल्ला होना चाहिए। अब मुताल्ले के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास खुद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मेरे घर में बनाई हुई है। बस वो हर और बड़ी नायाब किताबें मेरे पास महफूज हैं, तारीख पर, पाकिस्तानियात पर, और दीगर मतलब शोबों पर। मगर वो कि मेरा जो हम्म। जाती
किताब जो है ज़ाती मुताल्ला है वो तारीख पर है। तो बचपन से तारीख इस्लाम में उस वक्त पढ़ता था, 5th क्लास में था, तो मैं जो एमए का सिलेबस था, जो एमए की किताब होती है वो मैं पढ़ चुका था। और उसके अलावा फिर साथ साथ वालिद साहब की किताबें होती थी, वो मैं पढ़ता था कि अगर लेनिन को भी, अब 5th क्लास का बच्चा लेनिन को भी जानता है, मार्क्स को भी जानता है, होचिमी को भी जानता है, माओसेतोंग को भी जानता है, हिटलर को भी जानता है, और फिर उनके पीछे क्या तारीख है। अब जैसे मैंने किसी का नाम अगर पढ़ लिया कि अगर ये माओसेतोंग है, चीन के सबसे बड़े रहनुमा है, तो अब इनको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। अगर ठीक है, नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, होगा, जाहिर सी बात है, वो हमारे फर्ज तो नहीं है, नजरियाती इख्तलाफ होगा, मगर पढ़े तो सही के कौन है। फिर मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का मुताला किया। तो बिल्कुल। ये वो जब हम मुताला करते हैं ना, मुताला जो करने वाला फर्द होता है, उसका उसका उसकी जबान, उसका अंदाज़े तहरीर खुद ब खुद बेहतर हो, मयारी हो जाता है। जिसके लिए मैं अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानती हैं कितने बड़े शम्सुल उलमा और कितनी बड़ी शख्सियत हैं, तो उनके शागिर्द हैं सैयद सुलेमान नदवी, यकीनन आपने अच्छा। पढ़ा होगा उनके। और मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक उनका उर्दू में लाजमी उनके इक़्तिबासात आते हैं कोर्स में। तो जिन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे जामे किताब लिखी है, तो वो जब तहरीर करने लगे, कहने लगे मैं लिखना चाहता हूँ, अल्लामा शिबली नौमानी ने कहा देखो, लिखने से पहले ना इतना पढ़ो कि तुम्हारा तुम्हारा इल्म, तुम्हारी तुम्हारी तहरीर से छलके, तुम्हारी सतर सतर से तुम्हारा इल्म छलके। हमारे यहाँ पढ़ते नहीं है, लिखना शुरू कर देते हैं। अब आपको पता है कि अक्सर अशार, अब तो अब आप देखें, हर फर्द शायर बना हुआ है, चाहे कुछ, अब चाहे वजन के मुतालिक जानता हो या नहीं जानता हो, सब यही चीजें अब लिख हर कोई रहा है। बल्कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लिखना तो अब तो लिखने से भी हम बाज आ, पढ़ना तो दूर की बात है। हम्म। अच्छा अब एक और बड़ा मसला है, आप तो खुद इस बात से वाकिफ हैं कि अगर आप फेसबुक की प्रोफाइल देखें, ये आपकी हैबिट्स क्या हैं। जब ऑर्कुट का, आपको याद होगा ऑर्कुट का जमाना भी, तो उसमें क्या होता था, हॉबीज रीडिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग जरूर होगा। अब उससे पूछें कि क्या पढ़ते हो, और वो दो चार इक्तबासात जो फेसबुक पे घूम रहे होते हैं ना, वो पढ़ के बानो कुदसिया और वो आप शहाबनामा का इक्तबास पढ़ लेते, और वो कहते थे, जबकि वो तहरीर शहाबनामा में मौजूद ही नहीं होती। सही। वो सही। नहीं है कि शहाबनामा पढ़ा है, किसी ने बानो कुदसिया का राजा गेद पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मगर बहुत बड़ा मुश्किल। एक फैशन होता है ना लिखना, कि भाई रीडिंग रीडिंग, भाई रीडिंग करने के लिए वक्त चाहिए होता है, रीडिंग करने के लिए आपको जो है जज्बा चाहिए होता है। आपकी कैसे वो रीडिंग स्किल्स कल्टीवेट हुई, आपकी कैसे घर में, क्योंकि घर में क्या अदब का ज्यादा था आपके घर में, लोग पढ़ते थे, किताबें थी बहुत। वालिद साहिब जो है ना हमारे, ऐसे रीडर के, मुझे याद है दफ्तर से आते थे, खाना खा रहे होते थे, एक हाथ में किताब होती थी, तो जब वो रात को भी मतलब सो रहे हैं, तो मुझे याद है मैं पापा के पास आके सोता था या पैर दबाता था, तो किताब पढ़ रहे होते थे। अब वो मैं देखता था, पापा पढ़ रहे हैं, तो फिर पापा से मैंने कहा कि क्या है, फिर मैं खुद उठा के पढ़ने लगा। वो के देखें, एक सियासी तारीखी हो, अब जब आपको किसी चीज का पस मंजर नहीं पता तो वो बहुत मुश्किल लगती है। तो फिर अच्छा, फिर वालिद साहिब के साथ एक और बहुत अच्छा, देखिए हमें अगर आप पेरेंट हैं, और आप जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि जो मतलब जो लोग हैं वालिदैन बन चुके हैं, तो देखिए बच्चे की इल्मी सलाहियत को बढ़ाने के लिए ना, उसके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करें। मेरे पापा के साथ ना बड़ा अच्छा जो जो वक्त होता था, वो एक अरसे तक रहा कसौटी खेलने के लिए। यानी अगर पापा अचानक बोलते थे कि भाई मैंने सोच लिया, अब क्या सोच लिया, अब उन्होंने वो बहुत सारे शख्सियात, मैंने कहा पप्पा मैं तो नहीं जानता था, एक दफा उन्होंने होची मी जो वियतनाम की हीरो है वो पूछ लिया, मैंने कहा पप्पा मैंने नाम पहली मरतबा सुन रहा हूँ। पप्पा ने कहा नहीं, अब तुम्हें पता तो चल गया ना कि ये कौन है, तुमने 20 सवालात जो है वो पता तो चल गए 20 सवालात में, मुझे अच्छा। पता था तुम नहीं। तो इस तरह कई शख्सियात थे, पर कई दफा मतलब हमारा हर वक्त यही होता था कि, और कभी घंटों पर मुहित होता था, तो घर में रीडिंग किताबें वो तो थी। फिर उसके बाद मैंने खुद किताबें खरीदनी शुरू की सही। तारीख पर, और मेरा अभी तक अक्सर, अब 3-4 साल पहले तक यही रूटीन था कि नाश्ता मैं नहीं करता था, इतवार बाजार जो रीगल कराची में लगता है, पहले मैं वहां जाता हूँ सुबह सवेरे, कहीं सबसे कोई अहम किताब मौजूद है तो वो मैं किताब ले लूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा शौक है, अल्लाह का शुक्र है, ये भी किताबों का भी शौक है मुझे।
एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इल्म तो आप 3 चीज़ों से ही सीख सकते हैं। किताबें तो आपके बिल्कुल घर में पड़ी हैं, आपको आप ज़मीन पे पड़ी हुई मिलती हैं। बेशक जूते आपको बड़ी-बड़ी दुकानों पे मिलें, किताबें हैं, आपका सफ़र है और आपके ज़ाहिर है जो आपका मुशाहिदा होता है, वो तीनों चीज़ों से आप इल्म हासिल करते हैं। लेकिन किताब का तो ख़ैर कोई नेमुल बदल नहीं है। अब सर, इससे पहले मैं आपसे पूछूँ कि मिली नगमों पे आपका ट्रांज़िशन कैसे हुआ? क्योंकि आपका वैसे ही जज़्बा हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा, उससे आप सरशार हैं। लेकिन ये बताइए कि आपने जज़्बे की बात की, आपने हुब्बुल वतनी की बात की, इन दोनों को आप कैसे का तारुफ़ कैसे कराएँगे? आपके लिए जज़्बा क्या है? आपके लिए हुब्बुल वतनी क्या है? वैसे हुब्बुल वतनी एक जज़्बा ही है, लेकिन जज़्बे को आप क्या कहेंगे? जज्बा देखें, जज्बा दर हकीकत उन एहसास का नाम है जब वो बुलंद होते हैं तो वो आपके खून में शामिल हो जाते हैं, और वो खून में ना सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि आपको कुछ करने पर आमादा करते हैं। वसाइल की आप परवाह नहीं करते। जब आपके अगर आप वसाइल सोचेंगे ना, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुश्किल है, फिर जज्बा नहीं है, फिर समझे एक शौक है। जज्बा जो होगा ना, वो आपको काम करने पर आमादा करेगा। उसके लिए आप वसाइल नहीं देखेंगे। वसाइल के साथ अगर आप काम कर रहे हो, फिर थोड़ी उसकी आपको कदर होगी ना, आपको उसकी पहचान होगी। अब जज्बा यही है कि आप जो जिस हालत में भी हैं, आप अपने टास्क को पूरा करें। और ये उस सूरत में होता है, जज्बा उस एहसास का नाम है जो आपको, जब वो अब आपकी जो एहसासात हैं वो बुलंद हो, तो वो कुछ काम पर आमादा करें, और आप वो काम अपनी अप, अपने मुताबिक उस और वसाइल, महदूद वसाइल के बावजूद वो काम कर गुजरें, तो यही जज्बा है। सही हो गया। और हुब्बुल वतनी आप क्या कहेंगे? आपके लिए हुब्बुल वतनी क्या वो है? एक चीज और है, मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक चीज आम हो रही है, वो है नेशनलिज्म। हुँ, ठीक है ना? नेशनलिज्म तो इस्लाम में मना है। इकबाल रहमतुल्लाह कौमियत। अलैह कहते हैं जी। कौमियत। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ा वाज़ेह कहा कि इन ओके। ताज़ा खुदाओं में सबसे वतन है, जो पैर हन है इसका वो मजहब का कफन है। ये बुत तराशीदाए तहजीब नबी है, गारत करे काशानाए दीन नबवी। अब आप कहेंगे ये तो बड़े खतरनाक बात कह दी इकबाल ने। वो मुफक्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान, इसके बावजूद कहते हैं कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। हुँ, बात ये का जो वतनियत, जो कौम के नाम पर, जो इलाकाइयत के नाम पे वतन हासिल किया जाए, वो चीज नहीं है। इकबाल ने फिर इसको, हकीमुल उम्मत है ना, हकीम तो वो होता है ना, फिर वो दवा भी देता है। मसला तो बता दिया कि ये मसला है। वो कहते हैं कि अब क्या है, मसले का हल भी तो देंगे ना, दवा भी देंगे। कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा तेज है तो मुस्तहब। अब बात यही है कि हम जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही, तो ये हकीकत है कि जज्बा यहाँ पे मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ, नेशनलिज्म हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि पैट्रियोटिज्म होना चाहिए। हुँ, पैट्रियोटिज्म जब हमारा हुआ, तो यही हकीकत है कि पैट्रियोटिज्म के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, वतन देखे मिल्लत से है, ये सरहद नहीं है, सरहद नहीं है। ये एक मुकद्दस जगह है पाकिस्तान, मुकद्दस जगह है पाकिस्तान। तो सही है। इसलिए हमने इसकी, तो अब इसके लिए हम अपनी जान भी लगाएं, माल भी लगाएं, तो हम अपने तमाम जो अपनी सलाहियतें हैं, हम अपनी सलाहियतों के तमाम रंगों को अगर अपने परचम की रंगत के साथ मुंसलिक कर दें। 2 बच्चियाँ हैं, 2 बहनें हैं और ये 4 से 5 साल की उम्र की हैं और मैं चाहूँगी कि हम इनके साथ मिलके दिल दिल पाकिस्तान स्पेशली आप अगर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मरियम फ़ातिमा? ठीक है। और सलाम का अस्सलाम जवाब क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। अब सारा। वालेकुम अस्सलाम। ओके मरियम फ़ातिमा, अब हम ना मिली नगमा पढ़ेंगे, दिल दिल पाकिस्तान हम गाएँगे और अब्सार अंकल आपको लीड करेंगे। मैं 3 तक काउंट करूँगी फिर उसके बाद अब्सार अंकल के साथ हम दिल दिल पाकिस्तान गाएँगे, ठीक है? ठीक है? चलें अब्सार, ठीक है। 1, 2, 3 जी अब्सार। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान, इनके सिवा कैसे जाना जाना तो कहाँ? ऐसी रहे ये
रोशनी जलता रहे ये कारवां जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद में आते हैं। अब सर मिली नगमों की तरफ आप क्यों आए और आपके लिए मिली नगमे क्या मायने रखते हैं, क्या तारुफ कराएंगे आप उनका? मैं इसमें थोड़ा सा एक बात बता दूं, क्योंकि मैं ये सवाल पूछने के इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे वालिद ने बचपन में हमें दोनों बहनों को मिली नगमे की किताब ला के दी थी, तो जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने वो सारे याद कर लिया और मुझे एक अपने आप ही कोई सराय न सराय एक बड़ी वो अचीवमेंट लगती थी कि मैंने मिली नगमे मुझे काफी आते हैं और अभी भी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऑब्वियसली हम आज जी बोलिए। वाह वाह भाई तो हम जी मिजाज हो गए। हाँ मैं मिजाज हो गए। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा यार, मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हम इस तरह मिली नगमों को इस तरह से भी उनके बारे में सोचा जा सकता है। मुझे तो बस वो याद करने का शौक था और वो जितनी दफा भी मिली नगमे पढ़े एक जज्बा सरशार होता था, नया नया ईमान ताजा होता था। क्योंकि पाकिस्तान बनना कोई सिर्फ एक जिस तरह भी आपने भी इकबाल का बताया कि एक मुल्क थोड़ी था, वो तो एक बहुत बड़ी मुहिम थी। हमने गुलामी नहीं कबूल करनी थी हर हाल में, तो वो जज्बा आपको ताजा करता था। तो जब आपने मिली नगमों की बात की, लोग ये भी कहते हैं कि भाई सिर्फ जश्न आजादी यही है कि मिली नगमे गा गा के जश्न बनाओ, लेकिन इनकी अंदर एक कुव्वत है, एक आपको जज्बा मिलता है। वो जो सिर्फ पढ़ता है और जो उसको समझना चाहता है उसी को तकवीत मिलती है। आप बताइए आपके लिए मिली नगमे क्या है? मेरे लिए तो मेरे मिली नगमे मैंने आपको बता दिया, आपके लिए क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। वक्त की जरूरत है और खास तौर पे जब आपने सवाल को वसी किया ना कि आजकल लोग कह रहे हैं मिली नगमों से क्या होता है, ये ना मफरूजा बिठाया जा रहा है ये अच्छा। अगियार। क्योंकि देखिए नगमा मौसीकी जो है ना, मौसीकी को लोग कहते हैं हराम भी है। वजह की कोई ना कोई वजह तो होती है ना। वजह ये होती है जब आपके जो सुर और साज जब वो बजते हैं ना, जब आपके कान से आपके दिमाग में जाते हैं, तो वो अब ये जदीद तहकीक कह रही है कि आपके दिमाग के अंदर वो इस तरह रासिख हो जाते हैं कि आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर सही। वो जो उसमें से आ रहा है वो आप आमादा करते हैं आपको वो करने के लिए। तो इसलिए अमूमन लोगों ने कहा है, मगर जंग में, अमन में हुब्बुल वतनी के गीत गाने से कभी भी मना नहीं किया गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अहद देखे, मिलिट्री बैंड बजता था और उसमें पूरे पूरे लोग जाते थे। अब क्या है कि अब चूंकि ये जज्बा होता है, आप ये सोचें कि मेरे मुल्क में अब अक्सर लोग परेशान है माशी तौर पे, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान कायम है ना। एक मैं माशी तौर पे परेशान, मतलब कोई भी फर्द है परेशान है उसके। अभी मैं ट्रैफिक से होते हुए आ रहा हूँ, जो हाल है कराची का, डूब रहा है। आपको भी पता है, आपको रोजाना सिग्नल ये वो बहुत सारे मसाइल हैं। जब आप इसमें एक नगमा सुने कि तेरी मोहब्बत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है, गवाह रहना गवाह रहना, वतन प्यार। अब सब गम भूल जाते हैं ना। आप ये सोचें, जब एक आता है कि हम तो सिर्फ उनवा थे असल दास्ता तुम हो, तफरकों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास पास के। आपका जज्बा क्या होता है? हम सब भूल जाते हैं कौन सी माशी परेशानी, कौन सी सियासी बदहाली, कौन सी अबतरी, हम सब भूल कर एक ही नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान हमारा है और हम है पाकिस्तान। मुश्किल वक्त जब हम आते हैं तो यही नगमे। अच्छा अगर ऐसे, अब चूंकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एजाज है, तो अब यहाँ पर जो एक समझें कि मुल्क दुश्मन अनासिर है ना, वो मुख्तलिफ नामों से इस तरह के मफरूजे फेंकते। पहले हम एक मफरूजे फेंकते, मफरूजे भेजते, और नौजवान नस्ल है जो आपको पता है कि ये सोसाइटी जो है ना हैशटैग सोसाइटी है, हैशटैग वो देखते हैं, वो कह देते हैं मिली नगमों से क्या होता है। मिली नगमों से क्या नहीं होता। रेडियो पाकिस्तान ने अगर 65 की जंग में जो नगमे बने, भारत को उसने यूं जज्बा गिरा दिया। आप सोचे 10 गुना बड़ा था हमसे, भारत हमला किया था, आए थे बड़े तनिके, टूट गए सब मन के, वो टूट गए ना सारे। बरहमन राज का सारा गुरूर मिलाया खाक में। एक फनकार है वो आता है नगमा गाता है। एक अवामी सतह जो है, देखिए उस वक्त भी अयूब खान साहिब के खिलाफ वो पूरे मुल्क में मतलब वो था कि इख्तलाफ पाया जा रहा था। जाहिर है मादरे मिल्लत, उन्होंने इलेक्शन जीता था, जो भी था ये जो भी है, मगर सब भूल गए थे। सब कह रहे थे कि इस वक्त
जो है इस वक्त वतन को हमारी जरूरत है। फिर जो है हमें वतन ने पुकारा है कि हम सबके सब अ, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते अल्लाह हैं। अकबर, वक्त बात शहादत है आया। तो अल्लाह अकबर, ये फिल्म चंगेज खान का मिल्ली नगमा था। और मजे की बात है, फिल्म का नगमा बना है 1958 में। ये हम्म। नगमा 1958 चंगेज खान उसमें शामिल था। और उस वक्त जब रेडियो पाकिस्तान के पास 65 की जंग में नगमे ही नहीं थे, वो 4-5 नगमे कितनी देर तक आप वो जंगी तरह आप कितनी देर तक चलाएंगे। तो फिर उसके बाद देखें वो नगमों की कतार अंदर कतार वो नगमे आते रहे और सबने भरपूर अंदाज में गाए कि आपने अवामी सतह पर देखिए, जंग जो जीती जाती है ना, हथियारों से पहले आपका जज्बा सही। जितवाता है, आपकी अवाम जितवाते हैं। अवाम के अंदर कहाँ से आया? आज हमें अफवाज पाकिस्तान से हमारी अकीदत है, आपको भी है, मुझे भी है। हम एक वर्दी में देखते हैं किसी भी फर्द को जो हमारे सरहद पर जो जवान वो मौजूद है, किस चीज ने हमें उनसे मोहब्बत दिलवाई? इन्हीं मिली नफरी। अगर ये ना होते तो हम तक ये बातें मतलब नहीं पहुंच पाती कि ये क्या जज्बे होते हैं। तो ये हकीकत है कि और फिर ऐसी बात है तो दुनिया में मिली नगमे कौमी नगमे क्यों बनते हैं? क्या हर मुल्क के अंदर कौमी नगमे बनते हैं? अब वो चूंकि पाकिस्तान से ज्यादा नहीं बना सके ना, तो अब ये बुग़्ज़ पाकिस्तान है कि अब इस तरह की फैला रहे हैं मिली नगमों से क्या होता है? वो क्योंकि तुम अपने बंद कर दो ना, बंद कर दो। सही वो सही। बंद सही। बन रहे हैं, क्वांटिटी उनकी अच्छी नहीं है, इतनी बड़ी तादाद नहीं है, तो कहते कुछ नहीं होता। तो नहीं होता तो क्यों बजट जाया कर रहे हो? क्यों मतलब वो सही। कर रहे हो? बंद करो। अपने मुल्क के सही। लिए बनाएंगे, जब बंद बनाकर आगे होगा तो इस तरह के जो हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर तबका है ना, उसको आगे करते हैं और फिर वो हाँ। इस टाइप की बात फैलाते हैं। भाई जो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ पहले जाके म्यूजिक को पढ़ कर आओ, म्यूजिक से सही। क्या कुछ होता है फिर उसकी बात करो। सही। तो ये सही। मिली नगमे क्या है? तो मैं ये कहता हूँ मिली नगमे जज्बात और एहसासात की, हमारी हमारे मिली जज्बात और एहसासात की मंजूम तारीख है, जो जबरदस्त। हमारे पास हर मुरतब है। ये है मिली नगमे की तारीख। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और आपके लिए मिल नगमा क्या है? अगर वही मैं मैंने आपसे बताया ना कि मुख्तसर मुख्तसर सा बताएं, अगर आपके लिए क्या हैसियत रखते हैं? मेरे लिए मिली नगमा मेरी पहचान है, मेरी शनाख्त है, मेरी जान है। सही मतलब हो। मैं अभी कई बार लोग यही कहते हैं कि भाई तुम जो है ना मतलब शादी करो। तो मैं कहता हूँ यार कोई ऐसी फर्द हो ना जो जिसको इसकी कदर होगी ना, जिसको इसकी कदर सरिश्त में होगी, वही लाइफ पार्टनर बन सकती, वरना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम वैसे ही हैं। सही। तो यही वजह सही। होती है कि मैं कहता हूँ कुछ भी मेरे लिए मिली नगमा मेरी शनाख्त है, पहचान। देखिए सिर्फ मेरी नहीं, ये अर्ज पाकिस्तान की पहचान हर्ज है। पाकिस्तान। और अगर मैंने इसमें अब गफलत की, अगर इस मेरा शौक अगर गिरा, आप यकीन करें अल्लाह ताला ने मुझे वो चीजें दिलवा दी जिसका मैं गुमान नहीं कर सकता। किसने दिलाई? अल्लाह ने दिलवाई ना। जब चीजें मुझे मिल गई, अब अगर इसमें मैं कोताही करूंगा, अपने मिशन से पीछे हटूंगा, तो ये मेरा कौमी जुर्म होगा। सही हो गया। अब सर कितने कितना जखायर है आपके पास मिली नगमों का? मिली नगमे मेरे पास, अच्छा वैसे आप बताएं कितने नगमे होंगे पाकिस्तान के? लोग तो ये कहते हैं 200, 250, 300, यही कहते हैं ना। मैंने जो सर्च किया था, उससे मुझे लगा आपके पास शायद 4500 है। जी जी बिल्कुल, आपने यकीनन आपने वो बिल्कुल देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4500 से जायद है। अभी हम्म। गिने नहीं है क्योंकि कहते हैं हम्म। गिनने से ना अब ये बरकत, पुराने लोग कहते हैं तो हम भी कहते हैं हाँ सही है। तो सही। जो है 4500 से जायद मिलेगा में मेरे पास में और है। और पाकिस्तान की तमाम जबानों के इसमें मिली नगमे मौजूद हैं, अच्छा। चाहे वो सिंधी, बलोची हो, बराबी हो, पंजाबी हो, अच्छा। यहाँ तक कि हमारे जो मशरकी पाकिस्तान, बंगाली, जो मशरकी पाकिस्तान के मिली नगमे जो रेडियो पाकिस्तान ढाका पर सारे के नगमे मेरे पास महफूज हैं। जबरदस्त। जबरदस्त। और इसमें सबसे ज्यादा तादाद किसकी है, किस जुबान में मिली नगमों की है? सबसे ज्यादा तो खैर उर्दू में है हमारे अच्छा। मिली नगमों की तादाद। जबान है, हमारे नगमे बने हैं। तो इसलिए मैं यही समझता हूँ कि और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जबानें जो हमारी रीजनल में है। तो मजे की बात यह है कि उर्दू जबान के बाद सबसे ज्यादा मिली नगमे जो है सराइकी जबान में बने। अच्छा। लोग सराइकी बड़े से। कि सराइकी जबान में सबसे ज्यादा मिली नगमे बने, जबकि मुझे याद है एक अरसे कबल मैंने
और कुछ एक मुल्तान में रहने वाले साहिब से मैंने पूछा था, वो एक फिल्मी गीतों के बड़े मद्दा हैं, तो उनसे मैंने मतलब पूछा कि कोई सराइकी में मिल्ली नगमे बने, तो उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि बनेंगे, इक्का दुक्का बने होंगे। वो तो फिर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुदर्रिस हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियर है, और पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्काइविस्ट हैं, म्यूजिक आर्काइविस्ट हैं, इरफान कबूल भाई, मैं उनका नाम जरूर लेना अच्छा। चाहूंगा। उन्होंने इस मामले में बड़ी मुआवनत की, और कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के मतलब दिए मुझे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इतने इतनी बड़ी तादाद। और फिर वाकई मैंने जब इन्हें काउंटिंग की तो बहुत ज्यादा पंजाबी जुबान है, फिर हमारे ये सारे मतलब आते हैं, फिर हमारे जो दीगर फिर जो है लोकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे शिना हो गई, गिलगिती हो गई, अच्छा। बल्ती हो गई, और ये पुठवाली, हजारगी हो गई, अच्छा। इनमें भी मिलनी नगमे बने, मगर इतनी बड़ी तादाद, जितनी सबसे ज्यादा उर्दू की है, सराइकी की सही। है, फिर पंजाबी है, सिंधी है। तो क्योंकि यहाँ के रेडियो पाकिस्तान मौजूद हैं, सबके अपने लोकल स्टेशन मौजूद हैं, तो ये नगमे जरूर बनाते हैं। तो सही है। ये एक सिलसिला होगा। और मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा ना जाती तौर पे कई जगहों पर ना उर्दू से ज्यादा जज्बा, गो के हमें जबान समझ में नहीं आती, बंगाली जो मशरकी पाकिस्तान जब था, तो हम्म। उसके जो मिली नगमे कहते हैं ना, क्योंकि अल्लाह ने बंगाल को दो हुस्न दिए हैं, एक गले का, एक बालों का। वाकई उनके अंदर जोश भी ज्यादा था, बहुत खूबसूरत मिली नगमे हमारे बंगाल के बने थे, मशरकी पाकिस्तान के। तो अच्छा। अल्लाह का शुक्र है। तो ये चीज थी, मिली नगमों का ये सिलसिला जो है मौजूद है, अल्लाह का बड़ा एहसान। तो आपका बस ये फेवरेट आपने कौन सा पूछा है? कि जी, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट अब ये तो आपने वो वाली बात कर ली। एक दफा ना किसी मौलवी से ना किसी ने पूछा, क्या आप हलवा खाना पसंद करेंगे या कोरमा? तो मौलवी ने कहा, अल्लाह तुम्हें हरगिज ना बख्शे, तुमने एक मौलवी को दिया है। तो अब आप ये नहीं, अब सर आपने जब मैंने सवाल किया ना तो आप फौरन जवाब देने लगे, फिर आप रुक गए। पहले तो आप बोलने लगे मेरा फेवरेट, फिर आप रुके। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपने जो इतने मुश्किल में आपने मुझे डाला, कि मुझे सारे मिल्ली नगमे मेरे फेवरेट हैं। मैं किसी पे तखसीस नहीं करता कि ये मिल्ली नगमा है, क्योंकि हर मिल्ली नगमा जो भी मैं सुनता हूँ तो मुझे जाहिर है वो मेरे दिल में रच बस जाता है। और आपने जैसे कहा ना, वो जो आपने बताया कि आप किताब थी मिल्ली नगमों की, और उसमें आप जो है आप उससे याद करती थी, तो वजह ये थी मिल्ली नगमों की। तो बस ये भी मेरे साथ था, नगमा आता था मेरे। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने जमा करने शुरू नहीं किए थे, 3 से 8 साल की उम्र का जो अरसा है ना, 5-6 साल का था, तो जो भी मिल्ली नगमा आता था उसे मैं याद करने की कोशिश करता था। अच्छा, उस वक्त नहीं पता था कि किताबें भी मिलती हैं, तो मैंने मतलब कॉपी पे लिखता था। और फिर मुझे याद है जब मैं स्कूल गया था, तो मुझे बहुत सारे तकरीबन 30-40 मिल्ली नगमे याद थे। पूरे स्कूल में मशहूर था कि इसको बड़े मिल्ली नगमे याद हैं, इसको। और ये छोटा मतलब क्लास 1 का बच्चा है। अब हमारे साथ जो 4th और 5th क्लास के बच्चे, जैसे हम कहते थे बड़ी क्लासों के बच्चे, हम्म। तो बड़ी क्लास वाले जो वो मेरे पास आते थे और कहते थे हमें ये नगमा लिखवाओ। तो इस तरह मेरे असातिज़ा ने मेरे वालिदैन को बताया कि आपके बच्चे को बड़े मिल्ली तराने याद हैं। तो बस ये और इससे हौसला हुआ। और बाद में फिर पता चला किताब, और वो किताब मुझे मिली मिली नगमों की, ओ हो, ऐसा लग रहा था कि बस जैसे बड़ा खजाना मिल गया है। और हम वो नगमे मतलब गाते भी थे, याद भी करते थे। और फिर मैंने किताब में अपने तौर पे भी मैंने किताब बना दी थी, मैंने जी। लिखने वो मिली नगमे, एक डायरी होती थी, आपको आपके पास भी यकीनन होगी, हो सकता है हो, या कोई चीज़ कॉपी में मिली नगमे लिख छोड़ते थे, तो वो भी एक सही। मैंने रखी थी। तो ये भी एक सिलसिला रहा। पहला मिली नगमा कब कलेक्ट किया था, किस उम्र में कलेक्ट किया था उसका रिकॉर्ड या उसकी सीडी जो भी कैसेट है? 8 साल की उम्र थी मेरी। हम्म। और मजे की बात है, क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट का जुनून था, ये बात है 96 की। साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ मिल्ली नगमों के साथ साथ जो है ना, क्रिकेट का जुनून भी था। और क्रिकेट की वजह से हुआ, क्योंकि हम रमजान, मुझे याद है 96 में हम 8 साल का था, तो रमजान मुबारक का महीना था। तो उस वक्त जैसे रफ्तारी के बाद में एक नगमा आया, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, हाँ। फिर हम जीतेंगे हम जीतेंगे। फिर एक आता था वर्ल्ड कप, सलीम जावेद आया का। आया। फिर अब ये नगमे मैंने सुने ना, अब इतनी खुशी होती थी, अब दिल चाहता था जब जैसे ही ये टीवी पर आए ना, तो मैं फौरन टीवी देखने, मतलब हम ये देखना है इसे। अब याद तो कर लिए, मुझे किसी ने बताया कैसेट आई है जिसमें सारे नगमे,
अब वो कैसेट कहाँ मिलेगी, अब पता नहीं कहाँ मिलती है, हमें तो ये भी नहीं पता होता। हम तो समझते थे शायद ये इन लोकल शॉप्स पे नहीं मिलती। पता चला एक कहीं वो कैसेट जो है ना कहीं मिलती है, तो मैं अपनी अम्मी के साथ गया, अम्मी के साथ जाकर 13 फरवरी 1996 को जाकर वो कैसेट मैंने खरीदी। और इतनी खुशी हो रही थी, बार बार उसका जो इंडिया कार्ड होता है उसी को देख के खुशी होती रही। अच्छा, फिर उसके बाद एक कैसेट, वो फिर उसके बाद 2-3 नगमे और आ गए वर्ल्ड कप के, जो वर्ल्ड कप जरा आगे बढ़ा। अब वो कहाँ से नगमे आए, अब मैं सोचता था एक कैसेट हो उसमें सब हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। हमें तो उस वक्त हम समझते थे, अब जाहिर एक बच्चे की सोच यही हो सकती है ना, एक कैसेट हो उसमें सब कुछ हो। तो वो नगमे तो खैर अभी और कोई कैसेट ऐसी आई नहीं थी। पता चला कि कहीं वो नगमे एक उसी म्यूजिक शॉप पर मिल रहे हैं। तो मैं गया तो उसने कहा कि ये वो अलग से नहीं है, तो एक कैसेट में हम आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे। अच्छा जी। वो चॉइस पे कैसेटें बनती थी, शायद आपको याद हो। तो वो आठ तीन आठ था नगमे या थे पता नहीं तो क्या, मैंने, एक साइड पे 8 होती थी, एक साइड पे दूसरी साइड पे 8, पता नहीं कुछ ऐसे ही नंबर था। अब मैंने वो 3 मिली नगमे रिकॉर्ड करवाए। अब जाहिर है वो 3 मिली नगमे वो क्या एक कैसेट में करता, उसने बाकी जो थे ना कौमी नगमे और डाल दिए। तो अब वो बड़ा शौक से सुनते रहे। फिर अगस्त आया। अगस्त जब आया तो फिर मिली नगमों का एक जुनून था। भाई अपने छोटे भाई फाहद के साथ में गया, और अब मुझे 1 घंटा लगा कैसेट मुंतखब करने में। क्योंकि ऐसी कैसेट ली जाए जिसमें सारे मिली नगमे हों, सब सुने हुए हों और हम्म। मशहूर हों। अब एक कैसेट है उसमें 4 मिली नगमे सुने हुए हैं, कुछ नहीं है, बस ऐसा होता रहा। बहरहाल वो कैसेट मैंने खरीदी, और जब मैं लेके आया तो उसी दिन की बात है। शाम में मैंने कहा एक और म्यूजिक सेंटर यहाँ खुला है, यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी कैसेट। वहां गया तो एयरफोर्स के नगमों की कैसेट, ओहो। मैंने फौरन देखते ही उस पर मैं झपट पड़ा। एक उकाबी नगमात पर उकाब की झपट थी। तो खैर मैंने वो नगमे लिए, और बहुत, वो तो दिन भर वो घर में वही बजती रहती थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा एयरफोर्स पे बने तो यकीनन आर्मी के भी होंगे। हाँ, नहीं भी और होंगे। आर्मी हुए थे, एयरफोर्स की भी सुनी हुई थी। एयरफोर्स के तो इसलिए ज्यादा पसंद थे कि वो जरा पॉप म्यूजिक में थे। हवा का सिपाही हूँ, शाहीन हूँ, और शाहीन बहुत हो सारे गए, नगमे। तुम ही से है मुजाहिद हो, ये दो हमर से वतन की पाकी। शान। तो फिर उसके बाद आर्मी के नगमे थे, जिनमें "ऐ वतन के सजीले जवानों" और ये सब, अपनी जान नजर करूं, अपनी कुव्वत अपनी जान, ये सारे नगमे थे। तो इस तरह ये नगमे जो हैं, ये समझे मेरे पास इस तरह से आगाज हुआ कौमी नगमों का। फिर यहाँ तक हुआ कि एक हमारे मोहल्ले में एक दुकान थी, जिसका एक लड़के ने दुकान खोली थी, जिसका नाम टीपू था। पता नहीं कौन है, कहाँ है, क्या है, मुझे नहीं पता। उसने अपने सारे ना, अगस्त आने से पहले, उस अगस्त के जमाने में, अपनी म्यूजिक शॉप के आगे ना उसने डिस्प्ले पे सारे कौमी नगमों की पूरी लाइन लगाई हुई थी। अब उसमें इतनी, अब मैं गया और मैंने मिली नगमे देखे तो पता चला, मैंने कहा ये डब हो जाते हैं। उसने कहा 10 रुपए की पूरी कैसेट डब हो जाएगी, चॉइस ना हो 10 रुपए की कैसेट टू कैसेट हो जाएगी। तो मैं करता ही ये था कि अब 30 रुपए की कैसेट कहाँ से भाई, इतनी तो इस्तात नहीं है रोजाना की बुनियाद पर। तो मैं रोजाना अब वो पॉकेट मनी बचाता था। 5 रुपए की वो जाके कबाड़िए से कैसेट लेता था, अच्छी TDK की। 5 रुपए की कैसेट ली, 10 रुपए की डबिंग करवाई, यानी 15 रुपए में कैसेट। फिर मैंने कहा पूरी पूरी कैसेट करवा लो ना। अब जब सारे नगमे, वो पूरी जो कतार थी, वो मैंने रख ली। अब और होने लगा कि और दुकानों पे चलते हैं, वहां देखते हैं कौन कौन सी कैसेट है। तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई फहद होता था, हम लोग फिर हमने कहा कहीं पर एक नगमा भी अगर नहीं है ना हमारे पास, वो पूरी कैसेट डब करवा। इस तरह एक बड़ा खजाना हमारे पास महफूज हो गया। और फिर ये रहा, मगर तशनगी तो बाकी है ना। तशनगी अभी कैसे मुकम्मल होगी, जब रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन से मैं जब नगमे देखता था और सुनता था, तो छोटा भाई फाद मुझसे कहता था, तो भाई तुम्हारे पास ये वाला नगमा है नहीं है, देखो ये भी आया है, ये भी आया है। अब जब मैं रेडियो और टेलीविजन मतलब सुनूं देखूं, तो बस एक होता था, यार ये नगमा क्यों नहीं है मेरे पास। मैं सोचता था बड़ा हो जाऊंगा तो ये नगमे हासिल करूंगा। अब ये नहीं होता था कि शायद रेडियो पाकिस्तान के पास रिकॉर्डिंग होती है इनकी, ये भी मैंने नहीं सोचा था। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कोई ऐसा प्रोग्राम करवाऊंगा खुद, अल्लाह मुझे इस्ताअत दे, जहाँ पे सारे गुलकारों को बुलवाऊंगा और सारे नगमे रिकॉर्ड करूंगा। फिर अचानक से एक ख्याल आया, उस वक्त तक ये बूढ़े हो चुके होंगे, गा पाएंगे ना, नहीं गा पाएंगे। बहरहाल ये सारी चीजें थी। तो बाद अज़ां अल्लाह ने, जब मैं बड़ा हुआ, तो मतलब बड़ा जिसे कहते हैं कि अब आप जाहिर है इसमें आ जाते हैं, अमली जिंदगी में आ जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं। तो आसानी हुई, फिर इत्तेफाक की बात है कि मैं अब मीडिया से ही वाबस्ता हुआ। और मीडिया से वाबस्ता होने के बाद ना एक दिलचस्प बात बताऊं, मुझे जब
जब जियो टीवी से मैंने इंटर्नशिप की, उसके बाद जब मुझे जॉब मिली ना, मुझे कार्ड, जाहिर है प्रेस कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड भी होता है, इतनी खुशी इसलिए थी कि अब मैं इस कार्ड के जरिए ना मैं कहीं जा सकता हूँ, मिलनी नगमे मांग सकता हूँ, तो मैं सीधा ISPR चला गया। अब वहां गया मैं, वो संतरी को मैंने कार्ड दिया, उसने कहा कि ठीक है, वो समझ रहे थे शायद मैं किसी मीटिंग वगैरह के सिलसिले में आया हूँ, कर्नल साहब मीटिंग में। तो बहरहाल मैं इंतजार, फिर मुझे ले गए वेटिंग रूम में कि जियो से आए हैं। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई कर्नल साहब से। कर्नल साहब ने कहा, मैंने कहा सर मुझे मिलनी नगमे चाहिए। कर्नल साहब ने सर से पैर तक मुझे देखा, तो कहने लगे ये वो तो हम तो आपको, तो 6 सितंबर तो गुजर गया। मैंने कहा जी सर वो गुजर तो गया, मगर मुझे चाहिए। कहने कि हमने तो वो जियो टीवी को भेज दिए हैं सारी टीवीज जो बनी होती है। मैंने कहा नहीं सर, मुझे जाती मतलब हैसियत में चाहिए। क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं मिलियन में जमा करता हूँ, मेरा शौक है, जुनून है, क्योंकि ISPR के नगमे उस वक्त ये नेट पे सारी चीजें मौजूद नहीं थी, सही यूट्यूब पे भी इतना सही। नहीं हुआ था। तो मेरे लिए उन्होंने मुझे वो डीवी दे दी। इतनी मुझे खुशी थी, जैसे समझें कि गंज हाय ग्राम आया मुझे मिल गया। और इतनी खुशी कि मैंने कहा हीरे जवाहरात से भी बहुत ऊपर है ये, और वो आपको नगमे क्या मुझे मिले। होता था आपको क्या होता था, आप क्यों जमा करना चाहते थे इतने सारे मिलने लगने? आपको क्या लगता था आप क्या वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्यों जमा करने थे? ये तो तकरीबन 10 साल से मुझे एक बात का हुआ है, वर्ल्ड चैंपियन बनने का तो कभी इस बात में, देखिए जो कुछ है ना, पाकिस्तान की वजह से। हम्म। अगर आप ये चैंपियन बन जाऊंगा, आप कभी भी उस शोबे में तरक्की नहीं कर सकते, ना आप कोई अपनी चीज अचीव कर सकते हैं। ये मैंने ये मैं मिसाल एक के बात तौर पे कहा था, ये मैंने ये नहीं कहा था कि आप वर्ल्ड चैंपियन बने, मैंने कहा आपके जहन में था क्या? बता क्या, बस एक सुरूर, एक सरशारी, जो जज्बा हुब्बुल वतन, बस यही है, जज्बा हुब्बुल वतन ही है, और कुछ नहीं था। तो बस सही। यही था कि मिली थे। और आप यकीन करें, मैंने कैसेट लगाता था और मैं टहलता था, और फिर मैं उसको, वो सारे मंजर को विजुअलाइज करता था, और फिर मैं सोचता था कि मैं इस मंजर में कहाँ मौजूद अच्छा। हूँ, कि बतौर बतौर कुछ भी, मतलब जो पाकिस्तान के लिए अपनी खदमात देने वालों में मैं कहाँ खड़ा हूँ। और कभी कभी जज्बात दिल पे लगते हैं, जैसे आज भी मैं कई नगमे सुनता हूँ। और मैं फिर अगर 65 की जंग के हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि जब ये नशर हो रहा होगा, तो उस वक्त अवाम के क्या जज्बात होंगे, उस वक्त क्या होगा जब ये रेडियो पाकिस्तान से बज रहा होगा। तो हमारी फौज आगे खेम खरन में आगे दाखिल हो गई, मोना पाव फतह कर लिया, उनका गठगोर में पहुंच गए होंगे, क्या हो रहा होगा जिस वक्त ये नगमा नशर हो रहा होगा, पाक फजाइया ने पठानकोट और हलवाड़ा के हवाई अड्डों का कबाड़ा कर दिया होगा, ये सब। और ये अगर बहरिया का है, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी बहरिया ने दबारका की ईंट से ईंट बजा दी होगी। उस वक्त क्या जज्बा होगा जब ये आवाम को ये बताया जा रहा होगा कि पाक बहरिया ने दबारका की ईंट से ईंट बजा दी, और पाकिस्तान ने दबारका पर एक तारीख रकम कर दी। उसके बाद अहमद रुश्दी और साथियों की आवाजों में जॉन एलिया का लिखा हुआ मिल्ली नगमा गूंजता होगा कि फरमा रवाए बहरे अरब पाक बहरिया, भारत में तेरा नाम है बेबाक बहरिया। तो बस ये एक जज्बा है। आज भी मैं कभी अपना ग्रामोफोन या चीजें मैं जब इसे प्ले करता हूँ, तो यही जज्बा होता है। क्योंकि जब और बड़े हुए, अगर पता चला कि जी ग्रामोफोन में भी मिल्ली नगमे बने, तो मैंने कबाड़ खानों का, इतवार बाजारों का, इन जगहों का रुख करना शुरू किया। कई कई जगहों पे तो ऐसी जगहों पर भी गया जहाँ पे वाकई कहते हैं जान जा सकती है। हाँ। तो बस ये सबसे मुश्किल वाकई कौन सा जान, ऐसा मिली नगमा आपने लिया, इसका रिकॉर्ड लिया जिसमें वाकई जान का खतरा था? सबसे मुश्किल कौन सा मिला आपको मिली नगमा? बहुत सारे मिलने नगमे मिले। और मैं तो एक वक्त ऐसा भी था, 2010 की बात है, 2011 की बात है, बहुत हमारे बलूचिस्तान में इस वक्त बड़े हालात बहुत खराब थे। अब अल्लाह का शुक्र है, पाक पाक फौज ने और खासतौर पर पाक मैरीन्स ने वहां पे तरक्याती काम किया, और वहां पे जितने भी जो दहशतगर्द अनासर थे, उन सबका कला कमा कर दिया। मगर उस वक्त हालात बहुत खराब थे। अब यकीन करें सही। बिस्मा, मैं पहुंच गया पाकिस्तान का बैच लगा के मैं खुजदार पहुंच गया कि वहां से मुझे, ताकि बलोची और बरावी मिल्ली नगमे पाकिस्तान के नाम पे बने हुए वो मिलेंगे मुझे वहीं से, रेडियो से। अब मैं वहां गया तो आप यकीन करें, तो वही मिली नगमों का जो सिलसिला था, तो बस ये सिलसिला रहा मिली नगमों का। तो उसके बाद जब वहां गया, तो हाँ, अब्बा की वहां कहने लगे यहाँ से आ तो गए हो, अब शायद तुम्हें अल्लाह ही वापस लेके जाए। हालात बहुत खराब थे बिस्मा। नहीं, मैं और समझ। कहने लगे, और फिर अफवाज पाकिस्तान ने मुझे रेस्क्यू किया, मुझे लेकर आए।
मैंने कहा सर, अब मुझे मिली नगमे तो दिलवाते नहीं। कहने कि अभी हमें आपको शहीद कौमी नगमात नहीं बनाना। तो अभी आप जाइए कराची। तो उन्होंने कराची मुझे वो बब्बा हिफाजत पहुंचाया। उस वक्त अंदाजा हुआ वाकई मुश्किल था। और फिर अल्लाह का शुक्र है वो सारे मिली नगमे मुझे मिले हैं। और कई तो ऐसे हुए कि अरसा अरसा लग गया। एक दफा जैसे वाले साहब ने मुझे बताया कि मैंने कहा पप्पा कोई नेवी पे कोई नगमा बना था। पप्पा ने बताया एक तो था पाक बहरिया, भारत में तेरा नाम है बेबाक बहरिया। मैंने कहा पप्पा ये कहाँ पे मिलेगा? पप्पा ने कहा तुम्हारे हाँ। पास होगा ना। मैंने कहा नहीं है पप्पा। पप्पा ने कहा कि अहमद रुश्दी ने गाया था। अब मैंने कहा इस पे तो कुल पढ़ लो बस, एक तारीख में एक चीज लिखी हुई है, मिलेगा तो नहीं। हम्म। क्योंकि रेडियो पाकिस्तान किया, रेडियो पाकिस्तान के पास नहीं था। तो फिर मुझे पता चला कि एक अहमद रुश्दी के एक बहुत बड़े मद्दाह हैं। उनका दावा है कि अहमद रुश्दी के सारे गीत उनके पास हैं, वो ठट्टा में अच्छा। होते हैं, असदुल्ला रुश्दी। तो मैं ठट्टा पहुंच गया, उन तक पहुंचा। मैंने कहा मुझे ये मिल्ली नगमा चाहिए। तो उन्होंने मुझे कैसेट में रिकॉर्ड करके दिया। फिर मुझे अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि उसकी बेहतरीन क्वालिटी मुझे ग्रामोफोन की शक्ल में कबाड़ खाने से मिल गई। ओरिजिनल ग्रामोफोन रिकॉर्ड मुझे मिल गया। तो ये एक पाक बहरिया की तारीख का भी पहला नगमा है, जिसे जॉन एलिया ने लिखा था ऑपरेशन द्वारका के बाद। तो अच्छा। ये एक मतलब उसके लिए मुझे जब मेरे वालिद ने बताया तो मुझे 10 साल बाद मिला है। यानी मैं सोचता था कि 10 साल का मुझे इंतजार करना पड़ा। अभी भी एक दो नगमे ऐसे हैं मैं आज तक तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ना गुलकार का पता है ना कुछ पता है। बचपन में बस राह चलते हुए टीवी से सुन लिए थे, जिनमें से एक नाम एक मिली नगमा है, वो आज तक मुझे नहीं पता। अब वो ऐसा है कि बोलो बोलो पाकिस्तान हो, बोलो बोलो पाकिस्तान हाँ, हो। इतना अब सुना ये हुआ नहीं है, सही आपने भी कह रहे सुना हैं। है? सुना हाँ। है ना आपने? हम्म। यकीनन ये बार पता चल जाए तो नगमा मिल जाएगा। हम्म। और नगमे इसी तरह एक और नगमा है मुझे याद आता है, गोल्डन जुबली के मौके पर 97 में बना था। आप कभी शायद हम एसटीएन पे आता था बहुत ज्यादा। हाँ। आने वाला हमारा जाने वाला आज हमारा रहे चांद तारा। और उसके वो ये भी याद है, दुनिया में ये नाम रहेगा अपना पाकिस्तान इंसान रहेगा। रहेगा जी। क्या याद होगा? अब ये इसके गुलकार में मुझे लगता था जैसे वकार अली है। वकार अली से मैंने पूछा कि सर ये आपने मिली नगमा गाया है? नहीं। मुझे लगा ये तनवीर आफरीदी हैं शायद, और हमारे बड़े अच्छे गुलकार हैं। मैंने उनसे तनवीर आफरीदी से पूछा, कहने का नहीं मेरे तो इल्म में नहीं है, ऐसा कोई नगमा तो मुझे मैंने नहीं गाया। फिर किसने गाया? फिर मैंने कहा हो सकता है फैसल अनवर ने गाया हो। मैं गुलकारों तक पहुंचा कि आपके पास आपने ये नगमा गाया है। मुझे गुलकार भी नहीं मिल रहा इसका। इसी तरह दो तीन बस यही दो तीन नगमे। और एक मिली नगमा जैसा कि जो एनक वाला जिन आता था ना, तो उसमें नस्तूर जिन का एक किरदार जो अदा कर रहे थे साहिब, तो उन्होंने वो बेसिकली गुलकार है। अच्छा। तो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर पर एक नगमा गाया था। एक है अल्लाह एक नबी और एक अपना ईमान है, ये अपना ईमान है सबका पाकिस्तान पाकिस्तान है। है। शुरू हुआ। उसके बाद वो कहीं मतलब ये दो तीन है कि आज भी मैं उनका मुतला। मगर अब वो अब जैसे ये है पॉप म्यूजिक का बोले बोले पाकिस्तान, मगर ये किसी ना किसी एल्बम में किसी प्राइवेट गुलकार के होगा, मगर हम्म। गुलकार का नाम पता। और अगर कोई चैनल पे ये बात मेरी सुन रहा है, मुझे बराए करम गुलकार का नाम बता दे, नगमा निकालना ढूंढना वो इंशाल्लाह मेरा काम है। सही तो मैं मुझे सही। इस गुलू क्या फर्क देखा आपने जो किताब लिखी अहद मिली नगमे, हमारे मिली नगमे अहद बा अहद, तो किस अहद के मिली नगमे आपको सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट किए, या आप वैसे बताइए कि ओवरऑल अहद बा अहद क्या चेंजेस आए, फर्क आया कि नहीं आया, जरा उसका बताइए। जी बिस्मा, बहुत अच्छा सवाल किया है। पाकिस्तान के कौमी नगमों को अदवार में मैंने सियासी और समाजी हालात को देखते हुए मैंने इनके अदवार की पहली दफा मैंने कैटेगराइजेशन की। ये नहीं किया कि 47 से 57 एक दौर हो गया, पहले अशरा बाशरा नहीं बनाया अच्छा। मैंने। तो समाजी और सियासी हालात देखती। तो पहला दौर जो है कौमी नगमों का हमारा जो है 47 से, वैसे तो कयाम पाकिस्तान से पहले ही बनना शुरू हुए थे मिलने। उससे पहले आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, अगर आपके पास वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वक्त है। वो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 3 जून को, जो 3 जून प्लान कहलाता है हमारा 1947, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया पाकिस्तान का। जाहिर है पाकिस्तान के क़याम का ऐलान होना था। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया। तो तकरीर के इख्तिताम पर
कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अच्छा, वो नारा सबने पहली दफा सुना कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उस वक्त एक नौजवान शायर थे, 22-23 साल के, मगर थे बड़े एनर्जेटिक और पोजीशन बड़ी अच्छी थी उनकी। ईएमआई के डायरेक्टर थे। ईएमआई बड़ी मशहूर ग्रामोफोन कंपनी थी जो बाद में कैसेट कंपनी भी बनी। डायरेक्टर थे फैयाज हाशमी। शायर भी थे, नगमा निगार थे। बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। उनका ताल्लुक था मशरकी बंगाल से ताल्लुक था, मगर उर्दू कमाल लिखते थे, नगमा बहुत अच्छे लिखते थे। उन्होंने एक नगमा लिखा, जमी फिरदौस पाकिस्तान की होगी जमाने में, गुलामाने नबी मसरूफ हो जन्नत बसाने में। ये नगमा लिखा तो क्या हुआ, इसे मशरकी बंगाल के मारूफ फनकार, जो आज भी बांग्लादेश में उनका बहुत बड़ा नाम माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ मेहदी हसन है, उस तरह वहां पर उनका नाम है अब्बास उद्दीन अहमद, जो कि बांग्लादेश की मशहूर गुलकार हैं फिरदौसी बेगम, उनके वालिद हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ढाका पर वो मिली नगमा गा लिया, क्योंकि ढाका पे मुसलमानों का राज था उस वक्त, ऑल मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। मगर क्या हुआ, चूंकि जो विफाकी हुकूमत थी वो अंग्रेजों की थी, हिंदू उस पर काबिज थे, तो नगमे पर पाबंदी रखी। 2-3 दिन उन्होंने आके नगमा गाया, पाबंदी रखी। अब क्या होता है, अब कहने लगे भाई 2 महीने बाकी हैं, 14 अगस्त को हम इंशाल्लाह, 15 अगस्त को पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर हम जो हैं, आप गाइएगा नगमा। मगर उस बंगाली फनकार का अब जज्बात, उसने इंतजार नहीं किया। उसने हारमोनियम उठाया, गलियों में जाके गाना सुनाना शुरू। वो सारे शाम हारमोनियम बजा कर गाते रहे। अब रेडियो देखें चंद लोगों के पास होगा ना, हाँ, गली में तो अब हर शख्स सुन। अब वो लोग जौक दर जौक उनके पास आने लगे। अच्छा, कुछ होता है फनकारों को, आपको पता है कि कोई नजराना दे देता है, वो नजराना सारे जमा करते ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फंड में जाके दिया। उसके बाद उनके इस जज्बे को देखते हुए जब ये नवा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक पहुंचा, उन्होंने इस नगमे को पाकिस्तान का मंशूरी कौमी नगमा करार दे दिया। हाँ, अच्छा, अच्छा, अब पाकिस्तान बन गया, कायम हुआ पाकिस्तान। तो ढाका रेडियो पर सबसे पहला नगमा जो पहुंचा वो यही था, और अब्बासुद्दीन अहमद ने आके उसे गाया। उसके बाद इसकी ग्रामोफोन डिस्क भी बनी। जाहिर सी बात है, ये महफूज नहीं हो सकता था, लाइव गा रहे हैं। उसका रेडियो के पास रिकॉर्डिंग की सहूलत ही नहीं थी, कोई ऐसी मशीन नहीं थी कि उसे रिकॉर्ड किया जाए। ग्रामोफोन पे बनते थे, जो अगर कोई कंपनी, ग्रामोफोन कंपनी उसे आके रिकॉर्ड करवा ले अपने स्टूडियो में। फिर आखिर अब्बासुद्दीन अहमद का ये नगमा रिकॉर्ड हुआ, और ये पाकिस्तान में हम रिकॉर्ड हुआ। तो पहला नगमा था जिसका बाकायदा अखबार में इश्तिहार भी आया था। वो इश्तिहार भी मेरे पास महफूज है। तो अब यही नहीं, जब 1958 में ऐलान हुआ सरकारी एजाजात का, तो अब्बास उद्दीन अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। तो ये कौमी नगमों पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले कौमी गुलकार हैं अब्बास उद्दीन अहमद। तो इब्तदाई दौर के मिल्ली नगमों की बात की जाए तो देखें, हमारा इब्तदाई दौर है 47 से, अगर हम शुरू करें तो वो हमारा मुहीत है 1965 की जंग तक। 1965 की जंग तक मुहीत है, मगर हम उससे पहले इसके दो जुज कर लेते हैं। पहला दौर है वो है हमारे 1947 से 1958 तक, जब हमारे मुल्क में पहली मर्तबा मार्शल लॉ आया। उसमें हमारे नगमों में जो क्वालिटीज थी, जो खासियत थी, परचम है, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है, उनको खराज तहसीन है। वतन के नाम, दुआया कलिमात, यही चीजें ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही चीजें थी, ये चीजें ज्यादा गालिब हैं। 1958 में जो इनकलाब आया अक्टूबर का, उसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है वो 1965 की जंग से कबल था। इस दौरान जो तामीर नौ के जज्बात हैं, कुछ इनकलाबी जज्बात हैं, कुछ कुछ करने का अज़्म है, मोटिवेशन है, ये इन नगमात में ज्यादा थी। और साथ साथ जो है हुकूमत पाकिस्तान का जो एक जज्बा है काम का, उसको ज्यादा अब हाईलाइट किया जा रहा था। और सबसे बढ़कर उसको, इसमें इनकलाब का लफ्ज जरूर होता था, नई सुबह का लफ्ज इस्तेमाल होता था कि ये एक इनकलाब आ गया तो नई सुबह आ गई। तो यूं जो है ये मिली नगमात का यही चीज, यही जो अनासिर हैं, ये गालिब रहे।
फिर 1965 से 1971 अस्करी रंग गालिब है हमारे तरानों पर। 71 के बाद आपके उस वक्त के जो वजीर आजम थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा अब जंग खेतों में, कारखानों में और मिलों में लड़ी जाएगी। अब मिली नगमों में जो है मेहनत का रंग, मेहनत कशों के लिए मत बनने लगे। ज़राअत का जिक्र आ गया, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, इस टाइप के नगमे आए। फिर मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना आए। तो ये सारे जो मजदूरों, खेतों, खलियानों का जिक्र ज़्यादा आया। फिर दौर आता है 1978, जो अगला दौर आया। अच्छा, उस दौर में जो भुट्टो साहिब का दौर है, इसमें एक और चीज थी कि हमारे कैदी जो थे जंग में, जिन्होंने वतन के लिए, वतन की बका के लिए, इज्जत नामों से वतन के लिए खुद जो है हथियार डाल के लाखों सिविलियंस को बचाया था, वरना उनकी आंखों में जो खून उतरा हुआ था वहां पर मुक्ति बहानी और भारत की आंखों में, तो वो सिविलियंस को भी नहीं छोड़ते, मजबूरी थी। आपने जो है जब गिरफ्तार हुए तो उन कैदियों के लिए भी नगमे लिखे गए कि ए देश की हवाओं, सरहद के पार जाओ और उनको लेकर आओ। और फिर उसमें क्या खूब कहा जमीलुद्दीन अली ने, वो बेरिया मुजाहिद पाबंद थे वफा के, भटका था जो सफीना, थे जो ना खुदा के। तो वो तो बेरिया मुजाहिद। तो ये भी चीज थी। फिर इस दौरान 1973 में मुल्क को सैलाब की आफत ने घेरा, सैलाब के लिए नगमे बने। 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर मिली नगमे बने, जिनमें से बड़ा मशहूर जो ऑफिशियल नगमा था हम मुस्तफा भी हैं, बल्कि उसकी ग्रामोफोन के गुलूकार ऑटोग्राफ के साथ किसी को गिफ्ट की होगी, किसी ने वो डाली, तो कोई वो करते वो कबाड़ खाने से कुछ नहीं। तो ये दौर जो है 1978 तक मुहित है। 78 से 87 तक का जो दौर है, ये हमारे सदर ममलकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक शहीद का भी दौर है। उस दौर में उन्होंने इस्लामी जज्बात ज्यादा थे, नजरिया पाकिस्तान ज्यादा था, और ज्यादातर मिली नगमे, मशहूर मिली नगमे इसी दौर में बने, चाहे वो ये वतन तुम्हारा है, हम जिंदा कौम है, वतन की मिट्टी गवा रहना, जो नाम वही पहचान, जितने भी बड़े मशहूर मिली नगमे, ख्याल रखना, ये सारे इसी दौर के ही नगमे हैं। यहाँ तक कि 87 में दिल दिल पाकिस्तान आया तो उसने बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया कि एक, वरना पॉप नगमों को पॉप कौमी नगमों, पॉप म्यूजिक में कौमी नगमा गाना पाप समझा जाता था। मगर पहली दफा लोगों ने देखा जीन्स में मलबूस लड़के, बल्कि पूरे अंग्रेज लग रहे हैं, और ये लोग मिल्ली नगमा गा रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। वो तो हम और आप सभी उसके शहर में गिरफ्तार थे। तो यहाँ से मिल्ली नगमों का ट्रेंड बदला। मगर साथ साथ इसमें यह भी हुआ कि अब हर पॉप बैंड मिल्ली नगमा गाने लगा। जुपिटर्स आया, जुपिटर्स बैंड था, उसने गाया मेरा दिल ऐ पाकिस्तान मेरी जान ऐ पाकिस्तान। अब बात क्या है, फिर लाइव वायर्स आए, उन्होंने नई उमंगे जगा के, तो देखो बहुत सारे मिल्ली नगमे आने शुरू हुए। मगर उन मिल्ली नगमों में ना ज्यादातर तुकबंदी ज्यादा थी, मतलब वो काफिया जोड़ दिया, वो गहराई और गहराई नहीं थी। मगर बहरहाल ये आगाज था पॉप म्यूजिक में ढलने वाले मिल्ली नगमों का। इनमें से कुछ तो बहुत मानी खेज भी थे, बहुत बहुत ही अहम नगमे थे, और बहुत उसमें शायरी भी थी, उनका मिजाज भी था, मगर अक्सरियत जो थी वो तुकबंदी। बहरहाल ये सिलसिला चला 1997 तक। 1997 से जो हमारे मिल्ली नगमों का सिलसिला आता है, उसमें फिर तामीर नौ के जज्बात हैं, और उसमें गोल्डन जुबली का जिक्र आ गया। फिर उस वक्त जो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई, तो सबसे पहले पाकिस्तान का एक नारा गो कि हमें अच्छा है बुरा है, वो उस पर हम उस बहस में नहीं जाते, सर अली से उनवान से भी नगमे बने। 2007 तक रहा ये सिलसिला। फिर 2007 से 2015 तक का जो दौर है ना, इसमें हमारे मोटिवेशन जज्बात, जो मोटिवेशनल जज्बात हैं, ज्यादा आते हैं। इनमें क्या है, बदल दो जमाना। अब एक नौजवान है ना, वो एक बेचैन रूह है, वो अब अपील कर रही है, वो कुछ कहना चाहती है नौजवान नस्ल के, हमसे है जमाना, नया पाकिस्तान, ये सब चीजें चलती रही इस दौर में। फिर 2015 से आज तक जो बने, एपीएस का सानिया हुआ, उसके बाद इस मौजू पे बने, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ी, इसके जज्बात हैं। फिर ये अफवाज पाकिस्तान। अच्छा, जो आगे दौर चलता है ना, जो पिछले दौर के रंग भी इसमें शामिल होते रहते हैं। तो अब का जो दौर है, अब है रीडू करने का। अक्सर नगमे रीडू हो रहे हैं, नए सिरे से बन रहे हैं, वही 20-25 नगमे हैं। अब किसी से भी देखें वो रीडू। आज एक नया एक मसला और आ गया है, वो पाकिस्तान टेलीविजन ने शुरू किया है। पता नहीं कौन से जो हुकूमती अरकान बैठे होते हैं, मैं किसी तंजीम का नाम नहीं लूंगा, सब इसमें मतलब में सब हैं। हाँ, मिल्ली नगमा सुनने का भी टाइम नहीं होता, तो टोटे जमा करते हैं, टोटे जमा कर करके ना मेडले बनाते हैं।
आजकल आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 4-5 साल से जो पीटीवी की तकरीब हो रही है, जहाँ पे मैं पीटीवी की वो तकरीब जो होती थी, जो कौमी नगमों का जो होता था, एक जो रात को प्रोग्राम आता था, वो मैं लाजमी रिकॉर्ड करता था, जिनमें सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूद है। मैं सोचता था कि इसमें इस दफा कौन कौन मिल्ली नगमा गाएगा और क्या क्या होंगे मिल्ली नगमे। अब क्या होता है, एक आते हैं तो इंशार वो 6-7 नगमों का मेडले तैयार है। 2011 से वबा आई है और 4-5 साल से ज्यादा यही हो रहा है कि जुग जुग जी ये मेरा प्यारा वतन। वो मतलब फनकार बड़े बड़े बुला लेते हैं, वो थोड़े थोड़े टोटे जमा करते हैं और एक मेडले बना देते हैं। ये मेडले का रुझान कहाँ से आ गया मिल्ली नगमों में? क्या आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप मिल्ली नगमा सुने? ये हमारे जो वजीर आजम, और मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो हुकूमत के नुमाइंदे बैठे होते हैं, जो सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठे होते हैं, क्या उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मिल्ली नगमे सुन सके? यार नहीं है डेडिकेटेड ना, होके आए हो तुम। अवसर नहीं है ना, वरना क्योंकि मिली नगमों से पेट नहीं भरता ना, घर का खर्चा नहीं जलता, चूल्हा नहीं जलता, सही है, शोहरत यानी नहीं मिलती। मैंने एक दिन पूछ लिया एक एक सियासतदान से कि अब ये क्यों हो रहा है, कहते अभी आपके पास देखे दुनिया फास्ट हो रही है, अब हमें, मैंने कहा फिर नगमे बनाओ ही नहीं। आप बजट भी खर्च करते हैं, हुकूमत से ही मिलता है ना, या फिर आप मतलब आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप नगमे बना रहे हैं, ठीक है, आप मुख्तसर मतलब रीडू वही सारे नगमे, आप वही बोला, वही मिलाकर एक जो है वो एक मेडले बन जाता है। वो 4-5 मेडले आके गाते हैं। और गुलकारों से अगर पूछो ना, आजकल एक और बड़ा मसला है। अभी आप ये, मुझे पता है आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि आजकल के नगमों में वो जज्बा क्यों नहीं है, ये क्या आपने आजकल मेरे के मुंह नगमों की में। बात छीन ली। मैंने कहा शायद इसलिए भी नहीं बनते। नहीं, अब मैं आपको बताऊं इसका तल्ख जवाब है और हम्म, हकीकत मैंने इसको देखिए, मैं नगमों के ना एक रगो पे में मिली नगमों की ना हर सुर में डूबा हुआ हूं और जज्बे के साथ डूबा हूं। बेसमा इसमें क्या है, अब मिलता है नगमा प्रोडक्शन हाउस। अब मिली नगमे का देखिए ताल्लुक, नगमा क्या होता है? नगमे का ताल्लुक समाज से, सुनने से, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर ये नहीं होता, या पहले तो, अब वो, अब अच्छा फिर क्या करते हैं कि जो गुलकार होता है ना, वो नगमा निगार भी होता है, वो मूसीकार भी होता है, सब कुछ वही होता है। कहाँ से क्वालिटी आएगी? आप किसी मोतबर शायर से नगमा लिखवाएं, किसी से नगमा लिखवाएंगे, तो जब वो लिखेगा ना, उसके जज्बात और होंगे, वो पुख्ता होंगे। अब यहाँ सिर्फ तुकबंदी होगी और कुछ नहीं होगा। चलें, ये तो हो गई बात। दूसरा मसला, जो सबसे अहम मसला, प्रोडक्शन हाउस वाले लेते हैं नगमा, हम मिली नगमा बनाएंगे। मिली नगमे का ताल्लुक है सुनने से। नगमे का कोई भी गीत हो, गाने आज हम सुनते हैं, हम और आप सुन रहे हैं ना गाने, गाने सुनते हैं ना, क्या करते हैं आप, देखते हैं या सुनते हैं? ज्यादा किस में आपको मजा आता है? तो समाज में, सुनने में, चाहे फिल्मी गीत हो चाहे कोई भी गाना हो। ये एक वबा फैली है पूरी पाकिस्तान और भारत में, वो है कि अब नगमे को स्टोरी बेस बनाया गया। अब वो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं ना, वो नगमा गया भाड़ में, इनके लिए वो सेकेंडरी चीज है। नगमा है दूसरे दर्जे की चीज, उनके लिए है पहले अपना ज्यादा से ज्यादा बजट मिले। बजट बनाते हैं कि अब हमें इतनी लोकेशन हो जाएगी, ये करेंगे स्टोरी बेस। स्टोरी बेस नगमे की वजह से थीम बनाएंगे, कोई स्टोरी बेस बनाएंगे। एक तो इतने जोहला भी यहाँ पर मौजूद हैं कि एक दफा मैं एक नगमा मैं बना रहा था, मुझसे लिखवाया, बहुत अच्छा है। तो इसकी स्टोरी तो पता चल गई, थीम क्या है? मैंने कहा थीम क्या, कौन सी नगमे में? तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पे तुम नगमा बना रहे हो, तो अब अब क्या थीम चाहिए? नहीं, थीम भी तो अब उसमें से किसी ने पता चल गया एक थीम भी एक लफ्ज होता है। थीम भी एक लफ्ज होता है, तो बस वो थीम क्या है? मैंने कहा थीम क्या मतलब कायदे आजम थीम? नहीं थीम, मैंने कहा पहले थीम के माने बता दो मुझे क्या है, थीम के माने बता दो। उसे खुद थीम के माने नहीं पता। तो अब मैंने कहा भाई स्टोरी बेस, अब स्टोरी बेस नगमा होना चाहिए। अब स्टोरी बेस पे आप जब, वजह क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस वाले अपना बजट बनाएंगे, उनको कमाना है, वो स्टोरी बेस बनाएंगे। अच्छा, अब एक स्टोरी बन जाती है ना, एक हिट हो जाती है, ठीक है, जैसे सन 2009 में एक बड़ा खूबसूरत नगमा आया था, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, कि माँ के जज्बात थे। अब सबके सब चल पड़े कि भाई एक फौजी की वालिदा, उस बेटा शहीद हो जाता है, और अब सबके सब उसी में लग गए, कुछ नई चीज है ही नहीं। फिर नगमों में ये तक आया कि मेरा यार ना रहा, एक मरसिया। मैंने कहा ये कौमी नगमा नहीं है, तो मरसिया है। हमारे नगमों में तो सूरत हाल ये थी, हम तो भारत को बोलते थे, भारत का एक उनका जो
वतनी गीत है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, घर कब आओगे। उसको मिल्ली नगमा, वो कौमी नगमा कहते हैं वो, जबकि वो उसमें अगर वो फौजी ना दिखाए ना तो वो एक मतलब एक महबूब को आवाज है और कुछ भी नहीं है। यही है ना कि, मगर वो बहरहाल मानते हैं, चलो अच्छी बात है भाई, तुम्हारा वतनी नगमा है और सही है। वहां पर ये होता है कि मैं ये कहता था बहुत पहले कि देखो कितना भारत का नगमा कुछ है, हमारा क्या है। वो कहते संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, घर कब आओगे, तुम्हारे बिन घर कितना सूना सूना है, वो भारतीय गुलूकार। मैंने कहा पाकिस्तान में मलिका तरन्नुम जहाँ गाती हैं, तुझे वतन ने पुकारा है जा मेरे महबूब, वो अपने शौहर को भेज रही हैं। और फिर एक नगमाए वतन की शान मेरा हमराही, वफा का शेर जवान सिपाही, मेरी दुनिया है मेरे सर का ताज है। तो ये रोमांटिक भी है, मगर वो महाज पर पुरानी भेज है। रही है एक हाँ। औरत, वो और यहाँ पर होता था कि बुलाते हैं। अब पाकिस्तान में ये बन गया मेरा यार ना रहा। तो बराए करम इस तरह की चीजों से निकले, क्योंकि ये आपके जज्बे को थोड़ा सा ना वो गिराते हैं। हम हम तो तो बता रहे हैं शहादत कि की एक बात करते हैं ना, हमारा जवान तो शहादत से, जज्बा शहादत से सरशार होता है, तो उसमें याद ना रहे का कॉन्सेप्ट नहीं है। माला बेगम का एक नगमा था बड़ा खूबसूरत, हिमायत अली शायर ने लिखा था 1965 की जंग में। मेरे बहादुर भैया सीना से पर रहना, मेरे बहादुर भैया दुआ देती है तुझको तेरी बहना, सीना से पर रहना भैया, सीना से पर रहना। तो ये तो नगमे हमारे बने थे। अब मगर बहरहाल अब जो नगमे बन रहे हैं उसमें वो स्टोरी बेस्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर मॉडलिंग ज्यादा होती है। अब हाँ। एक अदाकार गुलूकार है भाई, तुम गुलूकारी करो, मॉडलिंग के लिए बेहतरीन मौजूद हैं लोग, मॉडलिंग भी करेंगे। अच्छा, किसी बड़े चेहरे को लाना है। आप आपने देखे, हमने वो दौर भी देखा पाकिस्तान टेलीविजन के लेट 90s तक, यही होता रहा कि एक सेट पे चार चार नगमे रिकॉर्ड हो गए, पीछे बल्ब जल रहे हैं, बत्तियां जल रही हैं और झंडे वंडे लगे हुए, मगर उसमें एक कैसी सरशारी थी, कैसी कशिश है कि आज भी वही नगमे गा रहे हैं ना। और रीडू कौन से नगमे हो रहे हैं, वतन की मिट्टी गवा रहे हैं ना, जाएंगे भी उधर ही, जाएंगे भी उधर ही, नगमे वही रीडू कर रहे हैं। अगर नगमे का ताल्लुक सुनने से होता है, अपने चेहरे दिखाने से, मॉडलिंग करने से नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल आज निगम ने मॉडलिंग की होगी, मेरा नहीं ख्याल कि आलमगीर और सब जो मतलब सब हाँ, आते थे नगमा सीधा खड़े होके गाते थे, वो तो एक एक उस पे होता था स्टेज पे। गाने। हाँ, डायरेक्टर ये कमाल करता था कि उसमें से उनकी एंगल्स मुख्तलिफ वो लेता था, और एक चार स्क्रीन बना के, जैसे पहले शादियों में होती थी वो घूम रही होती थी और सितारे वितारे निकल के उनके चेहरा उसमें से आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये क्रिएशन कर सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं था वो नगमे, क्योंकि वो सुनने के लिए नगमे बनाए। दूसरी बात ये है कि आजकल क्या होता है जी, नगमा बनाए ऐसा जो मिल्ली नगमा ऐसा बनाए जो गाड़ी में सुने। मैंने कहा ये गाड़ी में सुनने वाला कौन सा रुझान आया है? कितनी देर गाड़ी में रहते, एक नया एक और मसला, गाड़ी में सुनने वाला नगमा। मैंने कहा गाड़ी में सुनने वाले की मुझे तारीफ बताओ क्या हो, वो भी कोई नहीं बताता। जरा धूम धड़का हो जरा। मैंने कहा मिल्ली नगमा ना गाड़ी में सुनने वाली चीज नहीं है, मिल्ली नगमा जब भी बनाओ ये सोच कर बनाओ कि स्कूल का बच्चा गाएगा ये। हाँ। अल्फाज अल्फाज इतने आसान भी नहीं हो, मतलब बहुत से लोग कहते नहीं है इसमें आपने हिसार इस्तेमाल कर दिया है, इसमें वकार इस्तेमाल कर दिया, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, स्कूल का बच्चा नहीं गा सकता। मैंने कहा भाई फिर तुम नर्सरी की नज़्में बनाओ, मिल्ली नगमे ना बनाओ। हमने भी तो गाए थे, हम तो हर दिल की उफुक पर है, हमने कभी उफुक तो हमें बाद में पता चला उफुक के माने ये होते हैं, हम हम्म, ताबा अबद सैयद हाँ, के ये बनने उनके में, आशिक। हाँ। हाँ। को भी मगर बच्चों को याद है और बच्चे गाते, क्योंकि उसकी धुन इतनी शानदार है, हम्म। धुन शानदार है, वाले के जज्बात शानदार है। अब क्या होता है म्यूजिक ऊपर होता है, गाना चाहे जैसा बेसुरा भी हो, मैं बेसुरा आदमी हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मुझे नहीं आता गाना, मैं बेसुरा हूँ, मगर मैं जाऊंगा मेरी आवाज की ट्यूनिंग वगैरह हो जाएगी और उसमें लगेंगे जबरदस्त से फिल्टर्स विल्टर्स, और क्या अब साई मशहूर हो गए, ये भी होता है। तो ये एक सही। वजह है नगमा की। हम्म। और सिर्फ शोर अक्सरियत में, खैर अब दोबारा चीजें हो रही हैं, कुछ अच्छे मिली नगमे भी बहुत शानदार बन रहे हैं। और फिर असल में एक और बात भी होती है कि नगमे को देखकर गुलूकार का इंतखाब किया जाए। ये नहीं कि गुलूकार को दे दिया और उससे कहा कि भाई अब राहत फतेह अली खान अभी जैसे वैसी का नगमा बना, हम मुस्तफा भी हैं, अली जफर ने गाया, मैं अली जफर हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट, हम्म। कोई शक नहीं है, बहुत उम्दा गाते हैं, मगर उनकी जगह ये अगर आतिफ असलम गा लेते तो कमाल हो जाता। याद होगा ऑल्फर के एड में आतिफ असलम ने इस नगमे को इतना शानदार गाया था। बहुत अच्छा वो गाया, कौन है, बहुत फेवरेट है मेरा। हम रमजान में उनका ऐड आता था, रमजान, हाँ हम। अगर आतिफ असलम से गवाते, क्योंकि आवाज उनकी जरा जरा ज्यादा भारी है, तो अगर वो नगमा अगर आतिफ असलम से रीडू करवाना था
तो आप रीडू आतिफ असलम से करवा देते। अब अली जफर ठीक है बहुत अच्छे गुलकार है, मगर वो उनके मिजाज की चीज नहीं थी जो आतिफ असलम के मिजाज की चीज थी। तो जब ये चीज होती है गुलकार को आप देखें फिर उसके बाद आप नगमा दें, तो आज भी हमारे पास वही जज्बा है। जाहिर है देखे ना, वो तो मामूली से बजट में नगमे बनते थे, बने ना, असल में काम करने वाले लोग थे। निसार बज़मी जैसे मौसीकार थे, नियाज अहमद जैसे मौसीकार थे, खलील अहमद जैसे मौसीकार थे, सुहेल राना थे। ये वही चार ना। बड़े नाम तो। अब क्या होता है, अब हर शख्स, सबसे आसान काम जो है ना म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। मतलब आपको बनना है बन जाए, मुझे भी कहते हैं कि तुम बन जाओ म्यूजिक, क्योंकि अक्सर मैं नगमा लिखता हूँ तो धुन पर अपने जहन में सोचता हूँ कुछ, मतलब तरन्नुम सोच के ना नगमा लिख लिया मैंने। तो तुम ये बतौर, मैंने कहा नहीं, बतौर मौसीकार कभी भी भाई मुझे नहीं चीज का नहीं आता, सही मुझे काम, मुझे हारमोनियम नहीं सही। आता, मुझे उंगली तो ये होता है कि अब वो डायरेक्टर भी, म्यूजिक डायरेक्टर भी खुद है, वो नगमा निगार भी खुद है, गुलकार भी खुद है, सब कुछ, अरेंजर भी खुद है, सिक्वेंसर्स भी खुद है, सब कुछ वो खुद है। तो अब जाहिर है कैसे वो नगमा बनेगा, और क्वालिटी फिर नहीं आ वो सकती ना, उसकी स्पेशलिटी नहीं है ना, वो बस जैक ऑफ ऑल है, मास्टर अपना में। हर नगमे को आपके देखने वाले वो लोग होते हैं जिनको शेर व शायरी का पता भी नहीं होता। ऐसे लोग भी होते हैं। एक दफा मैंने नगमा दिया तो कहने लगे नहीं, अब वो, मैंने कहा भाई इसको शेर व शायरी के बारे में कुछ पता है, कुछ वाकफियत है? तो मैंने कहा कि आपको कुछ सुखनवरी का फन आता है? कहने कि इतनी सलीस उर्दू ना बोले। मैंने कहा सलीस कहते हैं? नहीं, इतनी सलीस उर्दू ना बोले, मुझे वो शायरी चेक कर रहे हैं, इतनी सलीस उर्दू ना बोले। मैंने कहा सलीस क्या होती है? कहने कि मुश्किल। तो दूसरे साहब कहने कि नहीं, सलीस होती है आसान। मैंने कहा आसान भी नहीं होती, सलासत से निकला है। अब ये कहना कि, मतलब ये चीजें वो है, मैं मीडिया में मौजूद हूँ, नगमा निगार हूँ, सारी चीजों से मैं वाबस्तगी रहती है, इन लोगों से इस तरह की चीजें आती रहती हैं, तो बस ये वजूहत है इसकी वजह से वो स्ट्रीट सॉन्ग्स नहीं बन पा रहे। अच्छा, हम्म। फिर बग्गा साहिब बहुत अच्छा नाम है हमारे यहाँ माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा मिली नगमों पे काम कर रहे हैं, मिली नगमे गा रहे हैं, मगर उनका एक अंदाज एक ही है, वो जरा जोश में आके ना, वो नाराजनी है उन नगमों में, नारेबाजी वो लगती ना, मतलब वो उम्दा आवाज है, नो डाउट। लेकर आने के लिए यही आवाज चाहिए, यही जोश चाहिए, जितना स्पार्क उनके अंदर है, जितना शानदार वो गाते हैं, मगर वो यकसानियत आ रही है, यकसानियत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक वजूहत हैं। अगर वो गा रहे हैं या फिर उनके लिए ऊंचे सुर वाले ही करें, वो जरा जब नीचे सुर पे आते हैं ना, तो वो बात नहीं होती, क्योंकि वो गाने वाले वही है ना, तक भी वो गाना उनका वही है, उनके मिजाज का, वो स्लो गाएंगे तो वो ठीक है, गा तो सही लेंगे, हम ये नहीं कहते सुर पक्के हैं, मगर उनके मिजाज की चीज। सही हर गुलकार अपने मिजाज की चीज बनाएगा ना, तो वो उस पर जचेगी भी और सही वो कामयाब। सही। अब सर, मैं, मुझे तो मेरी नगमे, जैसे मैंने आपको कहा, बचपन बहुत अच्छे लगते थे, सुनती थी, लेकिन मेरी कोई उसके ऊपर कलेक्शन नहीं है। आज भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे रिट्स उस जमाने में जब जंग होती थी, रसूल के जमाने में भी तो रिट्स होते थे, और वो यही बातें होती थी, कोई उसमें फहाशी नहीं होती थी, जज्बा दिलाना होता था लोगों को। लेकिन आप तो खैर, जैसे आपने कहा ना, अमली नगमों में डूबे हुए भी हैं, लेकिन जब आप ये सुनते हैं जो हमारे मुल्क के हालात हैं, और लोग जो है ना, चिढ़ के, जब चिढ़ के या दुखी होके जब मिली नगमों को बिगाड़ते हैं, या जैसे कहते हैं इस करप्शन के साए तले हम हैं के, तो आपको कैसे, उस वक्त क्या महसूस होता है? नहीं, ये भी अवाम के जज्बात है, हम्म। अवामी जज्बात है, हम्म। जज्बात है, देते हैं। तो अब जाहिर उनको कुछ नहीं मिला तो अब यही करेंगे। अफसोस तो होता है, देखिए मिली नगमे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर चले, कोई गैर मयारी लफ्ज ना हो, बस मैं ये बात कहता हूँ। गैर मयारी लफ्ज होंगे ना, देखें वो बच्चों के जहन में अगर वो चीज बैठ गई ना तो गलत होगी। वैसे तो इस बात पर होना ही नहीं चाहिए भाई, आप अगर तखलीक कर रहे हैं ना, तखलीक कर रहे हैं तो करें, अब नई चीज तखलीक करें। जैसे एक दिन एक नात ख्वां आया, जब नात ख्वानों में भी तो ये सब चल रहा है ना, गानों पे तर्जे बनते हैं। एक नात ख्वां ने कहा भाई गाने ना हो तो नातें कैसे बनी? कहा भाई तुम इतने गए गुजरे हो, नात नहीं बना सकते? वो तुम मुरत्तिब में उसकी उसकी ट्यून नहीं बना सकते? गाने वाला जो है वो तुमसे ज्यादा ज़हीन है। तो भाई हम्म। अगर आप हैं वतन से मुतालिक, आप यकीन करें नगमे हिट हो जाएंगे। ये कौमी नगमों के तकद्दुस की पामाली है, जिस पे पैरोडीज बनाना। बस पैरोडीज से याद आया, 1971 की जंग में ना पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त एक इनिशिएट लिया। वो ये, आप भी सुनकर हैरान होंगे कि हमने रेडियो पाकिस्तान कराची में, सलीम गिलानी इस वक्त ट्रांसक्रिप्शन सर्विस के डायरेक्टर थे, उन्होंने भारतीय गानों के, मशहूर भारतीय गाने थे, लता के, रफी के, वो कौन एक और गीत के, इन सबके गाने बड़े मशहूर जो उस वक्त हिट थे ना भारत के,
उन सब की बनाई पैरोडी, मतलब मिल्ली नगमों की एक सिन्फ ये भी निकाली, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी जहतें हैं, परचम पर हैं, कायदे आजम पर हैं, ख्वाजा पाकिस्तान पर है, नगमों की जहतें हैं ना। एक मिल्ली नगमा खुद एक मौजू है, उसके बाद उसमें मुख्तलिफ शाखें, वो थे पैरोडी गीत। तो उसमें अब जैसे भारत का गाना है बिंदिया चमकेगी, बड़ा मशहूर गाना है ना, लता का, सुना होगा आपने, सुना है ना। तो उसमें बनाया था तोता जाएगा तोप चलाएगा, पाकिस्तान का झगड़ा मुक जाए, वो सब ये भारतीय इंदिरा गांधी है, वो ये गा रही है। फिर एक गाना बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, बहुत हिट था किसी जमाने में, वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे किसे बनाऊं, कि बनाऊं गोरी 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 कोई पसंद। पसंद ना। पाकिस्तान ने इस पे जबरदस्त शहनाज बेगम ने मिल्ली नगमा गाया उस पर। आप यकीन करें, कोई हैरान होता था कि शायद वो समझते थे भारत की जो आशा है शायद वही गा रही है। क्या गाया था वो, इंदिरा को बनाकर इंदिरा गांधी कहती है, वो जनता कहाँ से लाऊं और किस किस को पिटवाऊं, कि घात कोई समझ न आए हिंद को, मतलब वो हिंदुस्तान को वो कह रही होती है। और उसमें बड़ा बहुत खूबसूरत मिल्ली नगमे बने थे। तो पाकिस्तान ने पैरोडीज बनाई, म्यूजिक वही रखा, आवाजें भी तकरीबन वही थी। तो अब बॉर्डर से पार वो नशरियात जाती थी। तो अब हुआ क्या कि वो सुनने लगे भारतीय, अब वो उसमें जज्बा बता रहे कि इंदिरा गांधी है, वो ये कह रही है कि वो जनता कहाँ से लाऊं और किस किस को मरवाऊं। मायूसी। अब भारत में किसी को पता ही नहीं है, वो समझ रहे शायद वो म्यूजिक बिल्कुल वही है। अब उन्होंने, जब वो भारतीयों ने सुना, अरे आशा जी को फांसी दो, ये तो हिंद के खिलाफ गा रही है, भाई नहीं, उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने रेडियो पाकिस्तान ट्यून कर दिया है। तो ये एक प्रोपेगेंडा सॉन्ग्स होते हैं, एक वक्त की जरूरत होते हैं, मगर इस तरह हम अपने मिली नगमों के साथ ये ना करें, वो भी गलत किस्म की चीजों के लिए कि मतलब दिल दुखता है, कि हाँ उसके लिए। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, करें, बनाएं, एक से एक चीज देखें, हिट हो, अगर हिट होनी होगी हो जाएगी। क्या शहजाद रॉय ने नगमा बनाया था, बड़ा मुनफरिद साहब, अपने उल्लू कितने सीधे, उनको कह सकते हैं मिली नगमा, जाहिर सी बात, एक सियासी हालात है, मुल्की हालात, किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं है जो वो बनाया था। के अलावा जो था बहुत सारी इस टाइप की जो हाँ नगमे ऐसे बने हैं हैं, वो आप भी सही कह मौजूद रहे हैं। एक आध शहजाद को और भी है इस तरह से, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आई रिमेम्बर वो है। है कि ये भी हुआ वो भी हुआ है, एक बलोच सिंगर जिसमें मौजूद है, वो इस टाइप की चीज भी है। अब बन सकते हैं, बनने चाहिए, कोई मसला नहीं है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी आप करें, अगर बराए हम्म, करम। दूसरी बात होती है जबान गंदी इस्तेमाल ना करें किसी के लिए। सही। अभी मुझे याद है 2018 के इलेक्शन से पहले एक गुलकार है हमारे, बहुत मशहूर हैं, फखरे आलम, फखरे आलम, उन्होंने एक इस मतलब सियासी हालात से तंग आकर एक मिल्ली नगमा बनाने की कोशिश की थी, जिसमें खलीज जबान इस्तेमाल हुई थी, एक गाली हम्म, इस्तेमाल हुई है, गाली इस्तेमाल हुई है, जो यहाँ पर अल्लाह माफ करे, मैं उसको सोचते हुए भी ना मेरी रूह कांप जाती है। हम्म, बिस्मा ये उसके अंदर मौजूद है। अब ये भी हो रहा है कि हम किस जगह पे लेके जा रहे हैं। फिर याद हाँ, आया 2016 चल रहा था, 2016 का वर्ल्ड कप चल रहा है, देसी ब्रेड्स नामी एक ब्रांड ने वर्ल्ड कप का नगमा गाया था। वो गेम ऑन है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गेम ऑन है, वो पाकिस्तान, बड़ा इतना कोई आमीना लगा, उसके आप अशार सुनेंगी ना, एक खातून, अब वो मैं आपको अब वो नगमा सुने, उसमें जो खातून है एक तो अजीब सी भद्दी सी कोई खौफनाक सी, इतना टाइट्स पहन के वो खड़ी हुई हैं, और वो कहती हैं कि गिल्ली तेरी उड़ा देंगे हम, पैंट तेरी ढीली करा देंगे। ये जुमला पाकिस्तान टेलीविजन से नशर होने वाले मिल्ली नगमे का है। व्हाट इज दिस? वही तकद्दुस होता है, मिल्ली नगमे का एहतराम होता है। फिर आया आया ये वर्ल्ड कप, सलीम जावेद का नो डाउट पॉप म्यूजिक में बना, बहुत अच्छा बना, मगर देखिए हमें याद है ना उसमें हाँ, एक मयार। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ठीक है, अब जरा दायरे जदीद दौर है, वो नए लोग भी रॉक भी पसंद करते हैं, पॉप भी पसंद करते हैं, आप भी ठीक है है वो अच्छा। ये और एक्ट आप जरा वो सिर्फ देख लीजिएगा, गेम ऑन है देसी ब्रेड्स का, देसी ब्रेड्स गो के उन्होंने अच्छे मिली नगमे गाए, मगर वो जिस तरह से वो गाया है, कहने कि नहीं ये तो जरा हल्ला गुल्ला होना चाहिए, भाई हल्ला गुल्ला हो मगर सरकारी टेलीविजन है, हाँ, पाकिस्तान का कौमी ये है, मयार नहीं था पाकिस्तान। पीटीवी का। पीटीवी के हर प्रोग्राम एक सोच और उसके साथ आते थे, एक क्वालिटी होती थी उसकी। बस बात आप ठीक है, अब आप ऐसे कहते हैं,
कि एक चीज है, थोड़ा मॉडर्न हो गए हम, मॉडर्नाइज हो गए हैं कि ठीक है, वो खवातीन अगर आ गई हैं पैंट शर्ट पहन के सारी चीजें, ठीक है, थोड़ा अपने जदीद करती है, मगर मयार तो ना गिराओ, ये लफ्ज तो सही है। इस्तेमाल नहीं करो। तो मैंने आपको बताया हम्म, कि ये लफ्ज तो इस्तेमाल करो, कम से कम मिली नगमों के लिए तो नहीं होना चाहिए, और हम्म, वैसे भी नहीं होना चाहिए, गानों का ये मयार नहीं है। आप जुनैद सही है। जमशेद के गाने सुने, हाँ, आवाज ग्रुप के गाने, हैदर के बिल्कुल, गाने सुने, आपको अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, फिल्म सही कह रहे हैं। हो, कदीम हो, एक अच्छा लगता है। तो बस ये चीजें हैं। अब सार कौन सा मिली नगमा सुनाएंगे? मैं कौन सा हम्म, मिली नगमा किस चीज? पाकिस्तान का मिली नगमा कौन सा सुनाएंगे जो आपको पसंद हो, आपने लिखा हो, जो आप सुनाना चाहते हैं 14 अगस्त के मौके पर हम सब के लिए, अपनी आवाज में। अपनी आवाज में। अच्छा, ये नगमा मैं लाहौर जा रहा था, मैं शाहदरा स्टेशन पे पहुंचा, वहां पर सोचा कि कुछ मुनफरिद नगमा होना चाहिए, मैंने लिखना शुरू किया, और लाहौर स्टेशन पर 5-10 मिनट में जब ट्रेन पहुंच गई तो नगमा मुकम्मल कर चुका था। और ये लेकर जब मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर गया तो वहां पर स्टेशन डायरेक्टर मोहतरमा नज़ाकत शकीला से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा मैडम, क्या ही अच्छा हो रेडियो पाकिस्तान लाहौर इस मौके पर नगमा बनाए, और सबसे पहल कर दे, पहल कर दे, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने सबसे पहला मिल्ली नगमा भी इधर किसी ने बनाया, तो उन्होंने कहा नगमा लिख कर दें। मैंने कहा मैडम, नगमा आते हुए लिखा था और सिर्फ 10 मिनट में लिखा गया ये नगमा, ये हमारा, और इन्होंने फिर अनवर रफ़ी और साथियों ने इसे गाया है, और इसके जो मौसीक़ार हैं सज्जाद काफू जैसे बड़े मौसीक़ार हैं, ये हमारे रोशन रोशन हीरे जैसे साल, डायमंड जुबली को हीरे जैसे साल भी किया, ये हमारे रोशन रोशन हीरे जैसे साल, अर्ज़ हसी के अज़्मो यकीन के अंजुमो माहे कमाल, हमारे हीरे जैसे साल, हमारे हीरे जैसे साल, मुश्किल वक्त भी हमने काटा, रंजो अलम को मिलके पाटा, मुश्किल वक्त भी हमने काटा, रंजो अलम को मिलके पाटा, जंगो जदल के हर मौसम को रंगे अमन से हमने काटा, दुनिया देखे आज हमारे देश का जाहो जलाल, दुनिया देखे आज हमारे देश का जाहो जलाल, हमारे हीरे जैसे साल, हमारे हीरे जैसे साल, राह खुदी में कुछ यूं सफर था, राह खुदी में कुछ यूं सफर था, जुल्म की आंधी स्याह अबर था, लेकिन अपने अज़्म का लश्कर और मुखलिस अपना रहबर था, जिसके उसूलों को अपना कर पाया इस्तक़लाल, हीरे जैसे साल, हमारे हीरे जैसे साल, रब ने अता की जौहरी कुव्वत, रब ने अता की जौहरी कुव्वत, जिससे कायम देश की हशमत, हर मैदान में अपना अलम है, हर एक फर्द है मुल्क की अजमत, राह तरक्की के मंजर में ऐसी नहीं मिसाल, हमारे हीरे जैसे साल, हमारे हीरे जैसे साल, फन्नो अदब के हम शहपारे, इल्मी फलक पे भी हैं सितारे, लहर लहर और बहर बहर में हम ही साहिल, हम ही किनारे, अपने हर एक सुर में गूंजे हुबे वतन की ताल, हमारे हीरे जैसे साल, हमारे हीरे जैसे साल। बहुत शुक्रिया टाइम देने का, इतना तफसीली इंटरव्यू देने का। बहुत शुक्रिया, और आप सबको एक मरतबा फिर क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद, शुक्रिया खैर आप सब। मुबारक, बहुत शुक्रिया।